अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कहानी। लिसनर्स, आज मैं एक कंप्लीट नॉवेल के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है आंचल में जुगनू। इसकी राइटर है शाजिया चौधरी। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। ऑफिसर्स कॉलोनी में धीरे धीरे शाम उतर रही थी। कुछ गहरे बादलों, सुरमई पहाड़ों की मुलगजी चोटियों और सरसब्ज शादाब वादी के घने दरख्तों ने शाम के इस रंग को मजीद गहरा कर दिया था। शाहलाला अपने घर के गेट पर खड़ी थी। गेट के सामने घर के मतवाजी रुख पे स्याह कोलतार की सड़क थी, जिसके दोनों अतराफ सफेदे के दरख्त एक तरतीब से लगे हुए थे। ये सड़क ट्रैफिक के लिए बहुत कम इस्तेमाल की जाती थी, इसलिए कॉलोनी के बच्चे बेफिक्री से यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल और दीगर पसंदीदा खेल खेलते थे। बूढ़े और खवातीन अक्सर टोलियों की सूरत में चहलकदमी करते नजर आते थे। मगरिब के बाद जब माएं बच्चों को घर में बुलाती थीं, तब कहीं यहाँ सन्नाटा देखने में आता था। और इस वक्त यही समा था। मगरिब हो चुकी थी, सब अपने अपने घरों को लौट रहे थे। शैलाला सख्त उकताहट के आलम में गेट से कुछ फासले पर लगे सफेदे के दरख्त से टेक लगाए खड़ी थी। चेहरे पर बेजारी और झंझलाहट के तासुरात नुमाया थे। पता नहीं अफिया और बेजी कब लौटेंगे अस्पताल से, उसने कोफ्त से सर झटकते हुए सोचा। वैसे तो डैडी के आने का वक्त भी हो चला है, हो सकता है कुछ देर में आ जाए। मुझे गेट से बाहर खड़ा देखकर यकीनन खफा भी होंगे, मगर मैं क्या करूं, अंदर मेरा दम घुटने लगा था। या अल्लाह, किस दर्जे बोरियत है इस कॉलोनी में। ना कोई हलचल, ना हंगामा। ओफो, वो दिल ही दिल में जसपुस हो रही थी। सच्ची भैया को भी नहीं बताया कि मैं बाहर हूँ, अंदर घर में ढूंढ रहे होंगे मुझे। मगर नहीं, यकीनन अपने महबूब टीवी के आगे जमे बैठे होंगे। टीवी के आगे तो सारी दुनिया भूल जाते हैं। वो तालीमी मसरूफियात के सबब बचपन से शहर के हॉस्टल में ही रही थी, कॉलोनी में कम ही आना जाना होता था। अपिया की तो एफए के बाद शजी भैया से शादी हो गई थी। उस वक्त शैलाला 7वीं क्लास में थी। शजी भैया उसके तायाजाद थे, बचपन में ही यतीम हो गए थे। ऐसे में इरफान साहब उन्हें अपने घर यहाँ कॉलोनी में ले आए। जब वो पढ़ लिख कर बरसरे रोजगार हुए तो अपनी बेटी गुललाला से शादी कर दी, और शादी के बाद उनके इसी घर में रहने पर इसार किया था। वो कहते थे शुजा मेरा घर दामाद नहीं बेटा है, और बेटा बाप के घर ही जचता है। यूं भी उनकी जॉब भी यही थी, इसलिए वो बखुशी राजी हो गए थे। वो 6-7 साल बाद बीए ऑनर्स मुकम्मल करने के बाद मुस्तकलन कॉलोनी लौटी थी, और यहाँ चंद माह रहकर ही बोर हो गई थी। ना कोई दोस्त, ना कोई और दिलचस्पी। ठंडी हवाओं से बचने के लिए वो सुर्ख शॉल को अच्छी तरह सर और कंधों पर फैलाए दूर उफक पर डूबती सुर्खियों पर निगाह जमाए हुए थी। बेदिली के बायस 2-3 दिन से कपड़े भी नहीं बदले थे। सुर्ख और स्याह प्रिंट का मरीना का सूट चिकन आलूद और मुलकजा सा था। वो अपने ध्यान में गुम थी। खबर भी न हुई कि कब मुतवाजी सड़क पर उमूदी लाइन बनाती बड़ी सड़क से तेज रफ्तारी से आती एक बेचारो घर के गेट की ढलवान रविश पे आन रुकी। अंदर से एक लंबे कद का खिलती रंगत और घने चमकदार स्याह बालों वाला वजीर सा मर्द निकला। बैल बजाने की गर्ज से दाएं जानिब के गेट लैम्प के नीचे मौजूद सफेद बटन को दबाने के इरादे से आगे बढ़ा, तो उस पर नजर पड़ते ही ठिठक गया। होंठ इस्तेजाब के आलम में सुकड़ गए और रोशन मोटी मोटी आंखों में चमक दर आई। वो कुछ ऐसी कैफियत में था जैसे अपनी आंखों पर एतबार न आ रहा हो। उसके संजीदा और मतीन चेहरे के मुंजमद तासुरात में खुशगवारियत सी आ गई, और पेशानी की शिकनें लम्हे भर में गायब हो गई थीं। यूं लग रहा था जैसे वो अचानक ही तहय्युर आमेज मुसरत में घिर गया हो। शहलाला हनूज बेजारी के आलम में खुद में गुम थी। हवा के तेज झोंके से फड़फड़ाते शॉल के पल्लू को समेटते हुए उसने यूं ही नजर घुमाई और एक बेनियाज निगाह आने वाले अजनबी शख्स पर डाली। वो बड़ी दिलचस्पी और शौक के आलम में उसकी तरफ मुतवज्जा था। नजर मिलने पर धीरे से मुस्कुराया। हेलो, कैसे मिजाज हैं? भारी लहजा गंभीरता और संजीदगी का इम्तिजाज लिए हुए था। अंदाज में हद दर्जे वकार झलक रहा था। बिलाशुबा वो एक मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक था। हेलो, शलाला ने कुछ उलझे हुए बेपरवाह अंदाज में कहकर अपनी तवज्जो दूसरी तरफ मबसूल कर ली। ये तक पूछने की जहमत नहीं की कि किससे मिलना है, क्या काम है। सालगिरह मुबारक हो। इस बार शैलाला को हैरत का झटका सा लगा। वो अब हैरान सी बगौर उसकी जानिब देखने लगी। 34 बरस का ये सोबर सा मर्द कैसे जानता था
कि आज उसका जन्मदिन है। इस दौरान अंदर से मुलाजिम ने घंटी की आवाज सुनकर गेट खोल दिया था। उसे देखकर जोरदार सलाम झाड़ा और अपनी मायत में अंदर ले गया। कौन है ये साहब? अंदाज से तो खासे शहाना है। वो हैरानी से उसे अंदर जाते देख रही थी। पता नहीं डैडी के मिलने वाले हैं या शजी भाई के। जब वो जी भरकर बाहर खड़े खड़े बोर हो गई तो मुस्तमहल कदमों से अंदर चली आई और लॉन में गेंद की कुर्सी पर बैठकर आसमान पर चमकते सितारों को देखने लगी। उफ, कब आएंगी बेजी और अपिया? अब वो पूरी तरह चिल्ला रही थी। अंदर ड्राइंग रूम से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी, गोया वो साहब शजी भैया के मिलने वाले थे। अरे गुड़िया, तुम इधर बैठी हो? मैं तुम्हें अंदर तलाश कर रहा था। उसी साथ शजी भैया उस शानदार से आदमी के हमरा ड्राइंग रूम के दरवाजे से बाहर आए थे। जी बस मैं आ रही थी। वो तेजी से शॉल संभालती सीधी हो गई। ये मेरी बहन जमा साली हैं, शैलाला। तालीम से फारिग होकर अब मुस्तकिल तौर पर कॉलोनी आ गई हैं। इरादा है कि कुछ अरसे बाद टीचिंग लाइन ज्वाइन कर लें। शजी भाई उसका तारुफ करवा रहे थे। शैलाला हैरान रह गई। वो बहुत कम शजी भैया के दोस्तों से मुतारुफ होती थी। उनके यहाँ इसका रिवाज नहीं था। इसका मतलब ये साहब कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं घर वालों से। और लाला, शायद तुम्हारी इनसे वाकफियत हो। ये कॉलोनी के मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं, आगा हारून अहमद। इस कॉलोनी का तामीराती काम इनके वालिद साहब की जेर निगरानी तकमील पाया था। कॉलोनी का प्राइवेट कॉलेज, हॉस्पिटल और दस्तकारी स्कूल भी इन्होंने तामीर करवाए हैं। वालिद साहब की वफात के बाद तमाम इंतजामात आगा हारून ने संभाल लिए हैं। इस खूबसूरत कॉलोनी को मजीद बेहतर और पुरकशिश बनाने के लिए ये आजकल एक जामे मंसूबा तरतीब दे रहे हैं, जिसके तहत बहुत मुख्तसर सी मुद्दत में कॉलोनी में क्लब, रेस्ट हाउस, प्ले ग्राउंड और तफरीही पार्क बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। बल्कि तफरीही पार्क तो तकरीबन मुकम्मल होने को है। शहलाला ने गहरी सांस ली। अब अंदाजा हुआ था कि शजी भैया क्यों उसके सामने बिछे जा रहे थे। वो महसूस कर रही थी कि आगा हारून की नजरें मुसलसल उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी और इस एहसास ने उसकी नागवारी और बेजारी को मजीद दो चंद कर दिया था। ताहम वो मोहर बलप रही। अगर मिस शैलाला पसंद करें तो कॉलोनी के कॉलेज में इंतजामी मामलात संभाल सकती हैं। मैडम तलत कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। उन्हें निजाम चलाने के लिए एक आला तालीम याफ्ता और ज़हीन मावन की जरूरत है। और मुझे यकीन है कि मिस शैलाला के ताउन से हम जल्द ही इस इंटर कॉलेज को डिग्री कॉलेज में तब्दील कर देंगे। आगा की तजवीज पर शैलाला ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो उसी की जानिब मुतवज्जा था। नजर मिलने पर हौले से उसके लब मुतबस्सम हुए। उसकी नजरों में इतनी चमक और भरपूर तासुर था कि शैलाला ने दूसरे ही लम्हे निगाह चुरा ली। कैसे देखता है, जैसे खा ही तो जाएगा। वो दिल ही दिल में तिलमिला रही थी। हाँ लाला, तजवीज तो बहुत शानदार है। क्या ख्याल है? शजी भैया ने पुरजोश अंदाज में कहा। सोचूंगी, वो धीरे से कहकर अंदर की जानिब बढ़ गई। लाउंज में आई तो टेबल पर पड़े दो गिफ्ट पैक देखकर मुतहय्यर से रह गई। फ्रॉम आगा हारून अहमद टू शैलाला। उसकी नजरों में जमीन आसमान घूमने लगे। माय गॉड, मुझे किस हिसाब में तोहफा दिया है? उसने ढीले ढाले अंदाज में गिफ्ट पैक खोले। पेश कीमत ज्वेलरी सेट और परफ्यूम। उसे हैरानी का दौरा पड़ गया। हैप्पी बर्थडे का नफीस सा कार्ड अलग से था। ये सब क्या है? इन्हें कैसे इल्म हुआ मेरी सालगिरह का? और वो उलझ रही थी। उसी दौरान शजी भैया इधर चले आए थे। पिछले साल जब तुम छुट्टियों में शहर से कॉलोनी आई थी तो तुम्हारी सालगिरह वाले दिन आगा तुमसे पहली बार मिले थे। शायद उस वक्त की बात याद रह गई होगी। शजी भैया ने नरमी से वजाहत की और शैलाला के जहन में एक धमाका सा हुआ। पिछले साल वीकेंड पर वो कॉलोनी में थी। इत्तेफाक से छुट्टी का दिन था। सभी घर में मौजूद थे। शाम को लॉन में बैठे चाय के लवाजमात और सालगिरह के केक के हमरा सादा से अंदाज में उसकी सालगिरह मनाकर गिफ्ट्स दे रहे थे। जब मुलाजिम डैडी की इजाजत पाकर आगा को इधर ही ले आया था। शैलाला सरसरी से सलाम दुआ के बाद अंदर चली गई थी। अपिया भी दो चार बातों के बाद उसके पीछे आ गई थी। अच्छा, तो मौसूफ ने इतनी पुरानी बात याद रखी थी। जब ही तो उसकी सूरत कुछ जानी पहचानी से लग रही थी मुझे। मगर मुझ में ऐसी क्या बात नजर आई उसे जो मेरा जन्मदिन इतने ध्यान से जहन में महफूज रखा? उससे ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो एक आम सी सादा सी लड़की थी। उसने तो नजर भर कर उसे देखा तक नहीं था। शायद यही बेनियाजी आका को भा गई थी। बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही शजी भैया। इतनी मामूली सी बात आगा हारून को कैसे याद रह गई? मेरा मतलब है, हमारा तो उनसे कोई बराह रास्त ताल्लुक भी नहीं है। हाँ, हैरानी तो मुझे भी है।
छज्जी भैया पुरख्याल अंदाज में बोले। वो मेरा दोस्त भी है मगर बड़ा मूडी, मन मौजी और मतलून मिजाज है। कॉलोनी में उसका बहुत रोब और दबदबा है। जाहिर है इतनी ऊंची हैसियत है, डैडी भी उसकी खूब आवभगत करते हैं। कॉलोनी वाले उससे हद दर्जे खाइफ रहते हैं, उसकी खुशनुदी के लिए कोशा रहते हैं। वो बहुत कम किसी को लिफ्ट कराता है, बस अपनी ही दुनिया में रहता है। आप ये गिफ्ट्स वापस कर देते, भाई जान ना पहचान बड़ी खाला सलाम। आपके दोस्त जरूर होंगे मगर मेरे लिए तो कतई अजनबी हैं। वो नागवारी से कह रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ से लाता, वो सख्त बुरा मानता। वो खफीफ से हो गए। सच तो ये है कि उसकी शख्सियत से इतना जलाल और तमकिनत टपकती है कि बंदा उसके मिजाज के खिलाफ बात कहने के लिए 100 बार सोचता है। "हम्म, अमीर होंगे तो अपने घर में हो, हम पर काहे का रोब जमाते हैं"। शैलाला ने नाक सिकोड़ते हुए सर झटका था। देखो लाला, बेकार की जिद छोड़ो और मेरे साथ चलो। अब यह इसरार करते करते आजिज आ गई थी मगर वो मान के नहीं दे रही थी। यकीन कीजिए मेरा रत्ती बराबर दिल नहीं चाह रहा है दावत में जाने को। प्लीज अपिया, वो लजाजत से बोली। उसने खास तौर पर बेजी से तुम्हारे लिए कहलवाया था। देखो इतने बड़े पैमाने पर आगा पैलेस में तकरीब मुनक्किद की जा रही है। कॉलोनी के लोग तो मुंतजिर रहते हैं ऐसे बुलावों के। आगा एक बार बुलाए तो 100 बार सर के बल चलकर जाते हैं। बड़ा फख्र महसूस करते हैं इस किस्म की शाहाना दावतों में शरीक होकर। और एक तुम हो के। अब या बुरा समूह बनाते हुए बोली। मुझे माफ रखिए ऐसी दावतों से। उसकी बेजारी बदस्तूर कायम थी। खामखा की बोरियत। उसने नाक सिकोड़ी। एक तो तुम हर शय से बहुत जल्दी बोर हो जाती हो। अब यह सिच होने लगी। मैं चाह रही थी तुम्हारी थोड़ी सी आउटिंग हो जाती, फिर कॉलोनी के दीगर मोअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात भी हो जाती। दिल बहल जाता तुम्हारा। भाई सीधी सी बात है, मुझे वो बंदा ही नहीं अच्छा लगता। अजब पुरस्कार सी शख्सियत है उसकी। फिर उसकी गैदरिंग से मुझे क्या वास्ता। वो कतईयत से बोली और अपिया को हार मानना पड़ी। शाम को शज्जी भैया, अपिया और डैडी दावत पर चले गए। बेजी उसके ख्याल से घर पर रुक गई थी। वो टाइम पास करने के लिए लाउंज में टीवी के आगे जम गई। सोफे पर नीम दराज होकर प्रोग्राम देखते देखते यूं ही जरा देर को ऊंघ आ गई। मान फोन की तेज बैल पर वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। वॉल क्लॉक पर नजर गई तो हैरान रह गई। वो गुज़िश्ता 1.5 घंटे से महवे ख्वाब थी। कमाल है, पता ही नहीं चला। वो चप्पल घसीटती लॉबी में रखे फोन की तरफ बढ़ी थी। खिड़की के सिमटे हुए पर्दों से बाहर गहरी होती शाम के अक्स वाज़ेह नजर आ रहे थे। हेलो, उसने शिकस्ता से अंदाज में रिसीवर उठाया था। ये सितम नहीं तो क्या है कि जिसके एजाज में महफिल सजाई जाए वही मंजर से गायब हो। आपने बहुत जब्त आजमाया है हमारा। भारी मर्दाना लहजे का शाकीपन और इस्तेकाक भरा अंदाज गश्ते बदनदा कर गया। वो जैसे पत्थर की हो गई। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि आगा उसकी गैर हाजिरी का इस दर्जे नोटिस लेगा। मेरी तबीयत कुछ नासाज थी इसलिए। वो दिल से उमड़ती गुस्से की लहर दबाकर रस्मी से माजरत ख्वाहाना अंदाज में बोली। इसे कहते हैं किसी की जान गई, आपकी अदा ठहरी। बहरहाल अगर आप बर वक्त मुतला कर देती तो मैं ये दावत कैंसिल करा देता कि इस सूरत में इसके इनेकाद का कुछ जवाब ही नहीं बनता था। शैलाला खाक भी न समझ सकी। आगा के लहजे में इतना हतमीपन और कतईयत थी कि वो जवाबी कार्रवाई के तौर पर अंदाज में सख्ती पैदा करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। इसमें मेरा क्या दोष है, ये आपका जाती मामला है। वो बमुश्किल तमाम अपना गुस्सा जब्त कर रही थी। मगर वाजे रहे, आप मेरी जातियात में दाखिल हो चुकी हैं। आज से नहीं, साल भर पहले से। आपको जान लेना चाहिए। आगा के लहजे में हर दर्जा रौनक और निरोठापन था। वो जैसे सकते में आ गई। यकलख्त उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। मुट्ठियां भिंच गईं। दौरान खून तेज होता महसूस होने लगा। आप किस अंदाज में मुझसे बात कर रहे हैं? शैलाला का लहजा वाज़ेह तौर पर सख्त था। मैं आपकी रियाया नहीं हूँ। बराहे करम आप अपनी हद में रहें। वो भिन्ना कर बोली। अच्छी बात है, अब मैं आपको बताऊंगा मेरी और आपकी हुदूद क्या है। इसके साथ ही रिसीवर रख दिया गया। एक सानिया को शैलाला बुत बनी खड़ी की खड़ी रह गई। वो हक्का बक्का रिसीवर हाथ में लिए घूर रही थी। धमकी? वाह, क्या समझते हैं मौसूफ खुद को। वो गुस्से से खौलने लगी। शर्म तो नहीं आती पराई लड़कियों को ताकते हुए। इतनी उम्र को पहुंच गए, शादीशुदा भी हो गए, मगर नजर में हिजाब नहीं भरा। वो दांत पीस रही थी। अब यह बता रही थी बहुत अरसे कबल अपने खानदान की लड़की से शादी हुई थी
उस लड़की की उम्र ने वफा नहीं की और शादी के 2 साल बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। उसके बाद आगा लंदन चला गया पढ़ाई की गर्ज से। वहां जाके जाने क्या चांद चढ़ाए होंगे, किसी को क्या खबर। वो सख्त मुतनफिर हो रही थी। मैडम तलत से मिलकर उसे खासी मुसरत हुई। बड़ी करीने की खातून थी। उनके हमरा एडजस्ट होने में उसे चंदा दुश्वारी ना हुई थी। अब किसी हद तक कॉलोनी में उसका दिल लगने लगा था। उस रोज अपिया के लाडले बेटे अरसल को बुखार था। अपिया खुद भी बीमार थी। इत्तेफाक से डैडी और चची भैया दोनों घर पर नहीं थे। अरसल को हॉस्पिटल ले जाने का मसला था। अपिया, मैं कॉलेज से छुट्टी करके अरसल को हॉस्पिटल ले जाकर दिखा देती हूँ, तुमसे संभल जाएगा। अपिया नकाहत से बोली। बहुत शरारती है, घर में गाड़ी भी नहीं है, पैदल इसे उठा के कैसे जाओगी? वो परेशानी से कह रही थी। कोई बात नहीं, 5 मिनट की तो वॉक है। उसने एहतियात से गुलगोथने से 2.5 साला अरसल को बाजू में ले लिया, जिसके रुखसार बुखार की हिद्दत से सुर्ख हो रहे थे। घर से सीधी सड़क अस्पताल की तरफ जाती थी। सड़क के इर्द गिर्द सफेदे के दरख्त हवा से लहरा रहे थे। सुबह 11 बजे का वक्त था। चंदा रोना नहीं, शाबाश। वो तेज तेज चलती हुई अरसल को थपक भी रही थी। अस्पताल पहुंचकर वो सीधी ओपीडी की तरफ बढ़ी थी। खुशकिस्मती से रश ना होने के बराबर था। काउंटर पर स्लिप बनवाने के बाद वो डॉक्टर के कमरे के बाहर बैठे अटेंडेंट की तरफ मुतवज्जा हुई। डॉक्टर साहब फारिग हैं क्या? वो जी राउंड पर हैं जी। अटेंडेंट ने सर से खिसकती हुई टोपी जमाते हुए मुस्तादी से जवाब दिया। राउंड पर? उसे ताज्जुब हुआ। मगर 9 से 12 तो ओपीडी का टाइम होता है। राउंड 12 बजे के बाद शुरू होता है। वो झिंझलाई हुई सी लग रही थी। बात यह है जी कि आगा साहब अस्पताल के दौरे पर आए हैं। तमाम डॉक्टर साहिबान और स्टाफ उनके साथ है। वो मुआयना कर रहे हैं यहाँ के इंतजामात का। ओफो! वो सख्त बेजारी से इधर उधर देखने लगी। इसी असना में पूरा वक्त इधर आता दिखाई दिया। लो जी, डॉक्टर साहब आ गए हैं और आगा साहब भी। अटेंडेंट मुस्तादी से खड़ा होकर मौदबाना नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। बाहर के दरवाजे की सिमत पड़ते हुए आगा के कदम उसे देखकर खुद ब खुद सुस्त पड़ गए थे। डॉक्टर्स इन्हमाक से उसके मशवरे और तजावीज सुन रहे थे। खैरियत है? आगा को तशवीश लाहक हुई। कोई खैरियत से हॉस्पिटल कब आता है? उछल्लाहट छुपाकर सपाट लहजे में गोया हुई। तभी आगा उसकी गोद में नीम ख्वाबिदा गपलू से बच्चे की तरफ देखने लगा, जिसे वो उसके घर में 2-4 बार देख चुका था। डॉक्टर साहब, आपको फरागत हो तो बच्चे को देख लें, इसे रात से बुखार है। वो कतरे जताने वाले अंदाज में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की तरफ देखने लगी। आगा हारून ने एक गहरी निगाह उस पर डाली। थानी कपड़ों में उखड़े उखड़े अंदाज और बिगड़े हुए तेवर लिए वो पेशानी पर बल डाले बेजार सी खड़ी थी। जाने क्या बात थी, उसके बेमुरवत और रूखे फीके रवैयों के बावजूद उसकी तरफ दिल खिंचता था। कोई बात थी जो उस आम सी आदम बेजार लड़की को खास बना गई थी। वो आगा ऐसे रवैयों का आदी नहीं था। वो मद्दे मुकाबिल की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं करता था। उसका अनापरस्त और हाकिमाना मिजाज किसी दूसरे की मनमानी और बदमिजाजी हरगिज गवारा नहीं कर पाता था। मगर इस खुरदुरी और जारहाना मिजाज वाली लड़की के सामने वो खुद को बेबस महसूस करता था। डॉक्टर आगा से रुखसत चाहते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। साथ ही शैलाला को भी अंदर आने का इशारा किया। एक्सक्यूज मी, वो उसकी साइड से होकर छपाक से डॉक्टर के कमरे में चली गई। अच्छी तरह चेकअप करवाने के बाद दवाइयों की पर्ची लेकर वो हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में घुस गई। दवाइयों के लिफाफे और अरसल को संभालती हुई जब हॉस्पिटल के अहाते से बाहर आई तो भौंचका रह गई। गेट के पास पजीरों से टेक लगाए आगा हारून महवियत से सिगरेट पी रहा था। गालिबन उसी का मुंतजिर था। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, वो दोस्ताना अंदाज में उसके करीब आकर बोला। उसकी इस दर्जे बेतकल्लुफी शैलाला को बहुत खली। शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी, उसने बदलिहाजी से कहकर कदम बढ़ाए। वो तेजी से सामने आ गया। तुम इस कदर खुदसर और बदतमीज क्यों हो? वो उसे घूरने लगा। उसके कड़े तेवर देखकर वो एक लम्हे को खाइफ सी हो गई। चलो आओ बैठो, वो जलाल में आकर हुक्मिया बोला। मैं पहले ही अर्ज कर चुकी हूँ आगा साहब कि मैं आपकी रियाया नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। वो उसकी आंखों में देखते हुए चबा चबा कर बोली। वो बमुश्किल तमाम जब्त कर रहा था। तो फिर तुम भी एक बात कान खोलकर सुन लो। वो उसके हटीले अंदाज पर गजबनाक चेहरा लिए उसके मुकाबिल आकर एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला। एक दिन मैं तुम्हें अपनी मर्जी पर चलाकर दिखाऊंगा। उसकी आंखों से चिंगारियां बरस रही थीं। वो दिन मरकर भी नहीं आएगा। शहलाला सुर्ख चेहरा लिए मुठ्ठियां खींचकर इश्तियाल के आलम में गोया हुई।
और गाड़ी का दरवाजा एक धमाके से बंद हुआ था। और फिर जैसे घर में एक भूचाल सा आ गया। आगा हारून ने अपना प्रपोजल शैलाला के लिए भेजा था। उसने तो जमीन आसमान एक कर डाला। किसी सूरत भी आमादा होने को तैयार न थी। सजी भैया की दिली ख्वाहिश थी। अपिया तकरीबन नीम रजामंद थी और डैडी भी इस प्रपोजल पर संजीदगी से गौर कर रहे थे। रह गई बेटी तो वो बेचारी न 3 में थी न 13 में। सारी जिंदगी दूसरों के फैसलों पर साथ किया था। उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी। मुझे किसी कीमत पर यह रिश्ता मंजूर नहीं है। वो पैर पटक रही थी। अब यह जुस्बुस सी होकर उसे देख रही थी। भाई आखिर कोई माकूल वजह भी तो हो इनकार की। वो उसके इनकार को उसकी नादानी पर महमूल कर रही थी। इस तरह के नवाब टाइप लोग बड़े अय्याश और मगरूर हुआ करते हैं, सिर्फ अपनी मैं को अहमियत देने वाले। और मेरा ऐसे लोगों के साथ गुजारा नहीं हो सकता। उससे साफ कह दिया। आगा हारून ऐसे नहीं है, बस जरा कमगो हैं और लिए दिए रहते हैं। तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। इतनी चाह से रिश्ता मांगा है। कितने ही घराने उम्मीदवार थे अपनी बेटियों के लिए, मगर आगा ने शादी के लिए पेशरफ नहीं की। तुमने उनका कुफर तोड़ा है, खुदा खुदा करके। इसी बात से तो मुझे साजिश की बू आती है, शैलाला ने जोर देकर कहा। आखिर ऐसी क्या बात देख ली है उन्होंने मुझमें? कॉलोनी में कितनी ही हसीनो जहीन और सलीकेमंद लड़कियां मौजूद हैं। मैं तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। इतनी आम सी लड़की हूँ, कोई हीरे मोती नहीं जड़े। बात सारी ये है कि आका साहब इंतकामी कार्रवाई के तौर पर ये कदम उठा रहे हैं। वो आदी है रियाया को अपने सामने सर झुकाए देखने के। मैंने उनकी हाकमियत नहीं मानी तो उन्होंने ये तरीका सोच लिया मेरी तजलील और तहकीर करने का। वो अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम थी। लहजे में बला का तंज और जहरीलापन था। तुम गलत सोच रही हो। वो तो बहुत पहले जब तुमसे मिले थे तब से मुतासर थे। और यही तो सवाल है अपिया कि क्यों मुतासर हुए? मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अपिया झल्ला सी गई। भाई उन्हें नजर आ गई होगी कोई ऐसी बात। बाज औकात किसी को पसंद करने की कोई खास वजह नहीं होती, बस यूं ही कोई शख्स मन को भा जाता है। जिस तरह किसी को पसंद करने का कोई रीजन नहीं होता, इसी तरह बाज औकात यूं ही कोई शख्स बिला वजह हमें बुरा लगने लगता है। कोई वाज़ेह सबब ना होने के बावजूद हम उसको पसंदीदगी का मुकाम देने से कासिर रहते हैं। मेरे मामले में आप यही समझ लीजिए। वो इत्मीनान से बोली। मुझे वो साहब पसंद नहीं है। भाई मुझे तो सीधे साधे आम से अपने जैसे साफ को लोग अच्छे लगते हैं। वो कंधे उचकाकर मजीद गोया हुई। या खुदा, अपिया ने सर थाम लिया। तुम तो सचमुच टेढ़ी खीर हो। खबर भी है तुम्हारे भैया और डैडी इस रिश्ते के कितने हिमायती हैं। अपिया बिगड़ कर उसे देखने लगी। भला बताइए तो, अपने आबा और अजदाद के खानदानी नाम और दौलत के अलावा मौसूफ के पास और कौन सी खूबी है? वो इस्तेहसाइया बोली। हाँ, एक और पॉइंट मौसूफ के हक में जाता है कि शक्ल सूरत के अच्छे हैं। इसके अलावा मजीद कोई चांद तारा उनकी शख्सियत पर टिका दिखाई नहीं देता। माफ कीजिएगा अपिया, इस तरह से मगरूर और खुद परस्त शख्स से अपनी किस्मत फोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं। आप भैया और डैडी से कह दीजिएगा। वो अटल लहजे में बोली। शची भैया उसके इनकार पर बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। वो आगा कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक अहम ओहदे पर फाइज थे। इस हिसाब से आगा हारून उनका बॉस भी था। फिर कॉलोनी में आगा की अपनी एक मुस्तहकम और इनफरादी हैसियत थी जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता था। और उनके हिसाब से आगा के रिश्ते में कोई ऐसा ऐब भी नहीं था। देखा जाता तो शैलाला के लिए बेहतरीन प्रपोजल था। खुदा जाने उन्होंने कितनी शादियां कर रखी होंगी शजी भैया। एक तो वो है जो हम सबके इल्म में है। लंदन में 5 बरस उनका कयाम रहा है। वहां 2-3 तो जरूर ही रखी होंगी। जब दौलत घर की लौंडी हो और इख्तियार भी हो, तो कौन काफिर पारसाई का दामन थामे रहेगा? भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं, क्या करूं। दो टोक इनकार मुझसे किसी तौर मुमकिन नहीं है। डैडी भी अपना पहलू बचा गए हैं। उन्होंने फैसले की सलीब मेरे कंधों पर रख दी है। सजी भैया सख्त टेंशन में थे। देखो, तुम एक बार फिर सोच लो। वो इल्तिजाइया नजरों से उसे देखने लगे। 1000 बार भी सोचूं तो यही नतीजा निकलेगा शजी भैया। उसने ठंडी सांस लेते हुए नफी में सर हिलाया। यकीन कीजिए, मेरा दिल नहीं मानता इस प्रपोजल के अलावा। आप जहां चाहें जिस शख्स के साथ चाहें रिश्ता जोड़ दें। मैं एक लफ्ज नहीं कहूंगी, मगर यहाँ नहीं। वो इस तरह से लजाजत से गोया हुई कि शजी भैया को हथियार डालने पड़े। उन्होंने गोलमोल से नरम अंदाज में बिलाखिर शलाला का मौकिफ आगा तक पहुंचा दिया। आगा सुनकर कितनी ही देर तक सोच में डूबा रहा। शजी भैया धड़कते दिल से आगा के तासुरात जांचने की
कोशिश कर रहे थे कि कहीं वो नाराज तो नहीं हो गया। उनका दिल धक धक कर रहा था। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं बराह रास्त शैलाला से बात कर लूं। फिर आखिर वो सर उठाकर उनकी तरफ देख कर बोला, मुझे बिल्कुल भी एतराज नहीं, आप शौक से बात कर लें। वो जल्दी से बोले, अगर वो कायल हो जाए तो हम एक लम्हे की ताखीर किए बगैर आपको हाँ कर देंगे। घर आकर उन्होंने शैलाला को बुलाकर आगा की आमद की वजह बताई। क्या मुसीबत है, कंबल ही हो गए हैं मौसूफ। वो अंदर ही अंदर बुरी तरह झल्ला रही थी। ताहम शजी भैया के सामने मोहर तलब रही, मारे बांधे सर हिला दिया। कायल तो उनके फरिश्ते भी नहीं कर सकते मुझे, उसने सुलग कर सोचा था। उस शाम आगा को चाय पर मधु किया गया था। डैडी उन दिनों अपने ऑफिशियल टूर पर कराची गए हुए थे। अब यह शजी भैया के साथ ड्राइंग रूम में मेजबान के तौर पर आगा के सामने मौजूद थी। कुछ देर बाद वो उसके कमरे में आ गई। जाओ तुम, अब तुम्हारे भैया बुला रहे हैं, और देखो कोई बदतमीजी मत करना। ख्याल रहे, वो कॉलोनी की ताकतवर समाजी शख्सियत होने के साथ साथ तुम्हारे भैया के बॉस भी हैं। मालूम है मुझे। वो बुरे बुरे मुंह बनाती उठ बैठी। कपड़े तो बदल लो, परसों के पहने हुए हैं। उसे सर झाड़ मुंह पहाड़ जाता देख कर अपिया ने टोका, चलेगा सब। वो बेपरवाही से कहकर बाहर निकल गई। चूंकि वो जहनी तौर पर तैयार थी, इसलिए आका के रूबरू कतई खाइफ न हुई, बहादुरी से डट कर बैठ गई। सज्जी भैया किसी हीले बहाने से दरमियान से खिसकना चाह रहे थे। इसी लम्हे शैलाला ने पहल करते हुए उसकी तरफ देख कर निडर अंदाज में पूछा, आगा साहब, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आपने कुल कितनी शादियां की हैं? उसके अनोखे सवाल पर शजी भैया हक्का बक्का रह गए। उसके बदलिहाज तेवर अलग उन्हें गड़बड़ाए दे रहे थे। उन्होंने दहल कर आगा की तरफ देखा। उसकी पेशानी पर सिलवटें नमूदार हो गई थीं। मोटी मोटी चमकदार आंखों में गजब की सुर्खियां हलकोरे लेने लगी थीं। ताहम जब वो बोला तो लहजा हद दर्जे पुरसुकून था। एक 18 बरस की उम्र में बाबा जान ने खानदान की लड़की जैनब से की थी। फिर उसकी वफात के बाद इंग्लैंड में कयाम के दौरान अंग्रेज लड़की जोसेफाइन से शादी की थी, मगर ये ताल्लुक चल नहीं सका। शादी के 6 माह बाद बाहमी रजामंदी से तलाक हो गई। ये इंकिशाफ शैलाला के लिए तो तहय्युर का बायस था ही। खुद शजी भैया भी थक से रह गए। उनके तो गुमान में भी नहीं था कि आगा 2 शादियां कर चुका है। तो गोया आप मुझसे शादी रचाने का इरादा है। उसकी हद दर्जे बदलिहाजी पर आगा पूरी तरह बेचताब खा रहा था। शची भैया भी बरहमी से शलाला को देख रहे थे। इससे तो बेहतर था वो सामने ही ना आती। ख्वामखा बात बढ़ाकर आगा के गुस्से को हवा दे रही थी। हाँ, आगा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अटल अंदाज में कहा। वो उसके जारहाना तेवरों की ताब न लाते हुए निगाह चुरा गई। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं सर झुकाकर आपके हरम में चली आऊंगी? उसने बदलिहासी की इंतहा कर दी थी। अब के आगा का जब्त पारा पारा हो गया। वो सुर्ख चेहरा लिए उठ खड़ा हुआ। दिस इज टू मच। वो आग बगुला होकर बैरूनी दरवाजे की तरफ लपका। शजी भैया आगा आगा करते रह गए। ये तुमने क्या किया? उन्हें नाराज कर दिया? शजी भैया के लहजे में हरास गालिब आ गया था। जाओ, उन्हें रोको नादान लड़की। इस दर्जे अप्रोचफुल बंदे को ललकारना सरासर बेवकूफी है। हम कल को किसी मुसीबत में भी घिर सकते हैं। जाओ, उन्हें रोको। शजी भैया के सरासीमा तेवर शलाला को कंफ्यूज कर गए। वो अपनी जिद भूल कर बाहर की तरफ लपकी। बात सुनिए। वो गेट से निकलने को था जब शैलाला तकरीबन भागती हुई उसके सामने आ गई। आगा को लामोहला रुकना पड़ा। उसने गुस्से से सुर्ख होती आंखों से शैलाला की जानिब देखा। अंदर चलिए प्लीज, मेरे रास्ते से हट जाइए मोहतरमा, इतनी तवाज़ो काफी है। वो निहायत तल्खी से गोया हुआ। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे उस पर अफसोस है। वो उसे ठंडा करने की गर्ज से बौझलत बोली। उसके इस दर्जे शीरी अंदाज लम्हे भर में आगा को मोम बना गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जो कुछ देर पहले अपने तहकीर आमेज इस्तेहसाइया अंदाज से उसको आतिशफिशा बना गई थी। क्यों आजमाइश बनकर मेरे सामने ना खड़ी हुआ करो, मैं सख्त खोने लगता हूँ। नरमी से उसका गुदास बाजू थाम कर एक तरफ करते हुए वो ख्वाबीदा से लहजे में गोया हुआ। उसकी नजरों की तपिश और लम्स की हिद्दत शैलाला के रुखसारों पर खून छलका गई। वो फिक्री हिजाब के हिसार में आ गई, पलकें झुक गई थीं और सारी तर्रारी लम्हे भर में हवा हो गई थी। फिर वो सर झटक कर तेजी से उसकी गिरफ्त से निकलकर एक तरफ हो गई। आगा गुमसुम सा बेखुद खड़ा उसको निकाह के जरिए दिल में उतार रहा था। मैं फिर आऊंगा, मेरी जिंदगी।
वो उसके सामने हौले से झुककर मखमूर लहजे में बोला, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। शैलाला बुरी तरह चौंक कर उसको घूरने लगी। हया का तिलस्म और लम्स की मीठी मीठी दहकती हुई मधोशी पल भर में रफू चक्कर हो गई थी। आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, वो भिन्ना ही तो गई थी। ये तो वक्त बताएगा। आगा का अंदाज बहुत चैलेंजिंग था, वो बल खाकर रह गई। होनी को कौन टाल सकता है। डैडी भले चंगे कराची गए थे, वापसी पर रोड एक्सीडेंट में शदीद जख्मी हो गए और फिर जख्मों की ताप ना लाते हुए बिल आखिर चल बसे। घर में जैसे कोहराम समझ गया था। कितनी ही मुद्दत तक इस हादसे पर दिल को सब्र नहीं आया, मगर वक्त हर जख्म का मरहम होता है। अब शजी भैया और बेटी को उसकी शादी की ज्यादा फिक्र रहने लगी थी। उन्हीं दिनों एक नया मसला उठ खड़ा हुआ। आगा कंस्ट्रक्शन कंपनी की नई ब्रांच लाहौर में खोली गई थी। उसका इंतजाम संभालने के लिए शजी भैया को उस ब्रांच का हेड बनाकर लाहौर ट्रांसफर होने के ऑर्डर आ गए। जाहिर है अपिया और अरसल भी शजी भैया के हमरा लाहौर जा रहे थे, क्योंकि ये ट्रांसफर मुस्तकिल बुनियादों पर किया जा रहा था। ऐसे में शैलाला की रिहाइश का मसला था। लाहौर जाने पर वो आमादा नहीं थी और यहाँ कॉलोनी में उसे अकेले छोड़ना शजी भैया के लिए मुमकिन नहीं था। बेशक बेटी उसके हमरा मौजूद थी, मगर वो खुद भी बीमार रहने लगी थी। उसकी देखभाल क्या करती। ऐसे में अपिया ने दबे लफ्जों में फिर से आगा के प्रपोजल का जिक्र छेड़ दिया। शजी भैया भी यही चाह रहे थे। कमाल है अपिया, क्या मैं इस दर्जे बार हो गई हूँ आप पर कि एक अय्याश तबा मकरूर रईस के पल्ले बांध रही हैं उसके हरम की जीनत बनाने के लिए। वो चीख पड़ी थी, आंखों में पानी उतरने लगा था। अपिया तड़प गई, उठकर उसको गले से लगाकर प्यार करने लगी। हम तुम्हारा बुरा हरगिज नहीं चाह रहे मेरी जान, तुम्हारे मिजाज और आदत को सामने रखकर आका के प्रपोजल पर गौर किया है। बेशक तुम्हारा एतराज वजह है कि वो पहले से 2 बार शादी कर चुका है, मगर जान वो बातें अब किस्सा पारीना बन चुकी हैं। एक मर गई, दूसरी छोड़ गई, किस्सा खत्म। वो तुम्हें अपने दिल की रजा से घर में बसाएगा तो जाहिर है हर तरह के नखरे भी उठाएगा। तुम जो चाहोगी नाज से मनवा लोगी। ऐसे संजीदा मिजाज और रूठ से बंदे जब मोहब्बत करने पे आते हैं तो इंतहा कर देते हैं। वो तुम्हें हर तरह से खुश रखेगा। इसी पहलू को मद्देनजर रखते हुए हमने उसकी साबका शादियों की कबाहत को सिर्फ नजर किया है। तुम भी सब वहमे दिल से झटक दो। अफिया उसे प्यार से समझा रही थी। अफिया, वो बहुत फरेबी और मुंतकिम है, महज आपको दिखाने को प्यार मोहब्बत जतला रहा है। देख लीजिएगा, बांदी बनाकर रखेगा। वो महज मुझे फतह करना चाह रहा है। उसे ये बात चैन नहीं लेने दे रही कि इस कदर मामूली और आम सी शक्ल सूरत वाली लड़की उसकी शानदार शख्सियत और हैसियत को नजरअंदाज कर रही है। प्लीज आप समझिए तो, वो इल्तिजा कर रही थी। तुम भी कुछ समझने की कोशिश करो। अब के अपिया बोली तो उनके लहजे में बला की संजीदगी थी। हम इस वक्त आगा की मुखालफत मोल लेने की पोजीशन में नहीं है। अगर डैडी जिंदा होते तो और बात थी, मगर मौजूदा सूरत हाल में आगा के खिलाफ स्टैंड लेना सरासर घाटे का सौदा है। शजी एक तरह से उनके मुलाजिम हैं, उनकी तरक्की के पीछे आगा का हाथ है। फिर कॉलोनी में आगा एक बाख्तियार शख्सियत है। आगा ने हाथ खींच लिया तो हमारा इस कॉलोनी में कयाम खुशगवार नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है आगा मुझे खरीद रहा है, अपना अख्तियार जताकर बेबस करके शिकार कर रहा है। वो चटक चटक गई। ये इंकिशाफ हद दर्जे जानलेवा था। उसका चेहरा धुआं धुआं हो गया। खुदगर्ज चाह पसंद। हाँ, देखूंगी मिस्टर, तुम मुझे किस तरह हासिल करते हो। अगर कुदरत ने तुम्हें मुझ पर अख्तियार सौंप दिया तो भी मेरे दिल तक रसाई नहीं पा सकोगे। वो अंदर से भड़क रही थी। अब बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। बस आखिरी बात बताओ, ताकि इस रोज रोज की टेंशन से जान छूटे। अपिया थकी हुई आवाज में पूछ रही थी। अब इनकार का क्या जवाब रह जाता है अपिया। वो जहरकुंद हुई थी। किसी को बेदस्त पाकर के उससे रजा पूछी जाए तो वो क्या करेगा, सिवाय खुद को हालात के धारे पर छोड़ने के। इतने शदीद दबाव के बाद कहाँ गुंजाइश निकलती है। मौसूफ मेरी कीमत लगा रहे हैं, कर ले अपना इंतकाम पूरा। जाए कह दें, ले आए काजी और गवाह। वो आंसू छुपाने को छपाक से बाहर निकल गई थी। अफिया सोचती हुई नजरों से उसे जाता देखते हुए निढाल से अंदाज में आगा पैलेस का नंबर मिलाने लगी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ खुद ही संभल जाएगी और यकीनन हमारे फैसले को सराहेगी। वो खुद को तसल्ली दे रही थी। क्या मुसीबत है भाई, यह एहतजाजी मुजाहरा कब तक जारी रहेगा। शादी की तीसरी रात भी जब वो आगा के बेडरूम का अंदरूनी दरवाजा खोलकर बराबर वाले कमरे में सोने की गर्ज से कदम बढ़ाने लगी तो वो जिद होकर बोल पड़ा था।
शैलाला ने एक कटीली निगाह उस पर डाली। मुझ पर अपनी इजारादारी कायम करना थी, सो कर ली। अब आपको इससे क्या गर्ज कि मैं कहाँ जाके सोती हूँ? उसकी बात पर आगा मानेखेज नजरें उस पर जमा कर आहिस्तगी से मुस्कुराता हुआ उसके सामने आ गया। कहाँ कायम करने दी है इजारादारी? सारी हसरतें दिल के तहखाने में बंद पड़ी हैं, तमन्नाएं बेताब और आरज़ुएं बेकरार हैं तुम्हारे वजूद पर तसल्लुत जमाने को, मगर उसने दानिस्ता फिक्रा अधूरा छोड़ दिया और हौले से उसके माथे पर झूलती लट को खींचा। वो जो उसके सरगोशी करते लहजे के खुमार और मानवियत पर पूरी जान से कांप गई थी, उसकी जसारत पर आग बगुला होने लगी। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, वो सख्ती से कहकर लट छुड़ाने लगी। मैं इस वक्त इससे भी ज्यादा फ्री होने की जरूरत महसूस कर रहा हूँ। वो बरजस्तगी से गोया हुआ, फिर हाथ बढ़ाकर उसका बाजू थाम लिया। शैलाला को जैसे करंट सा लगा, उसकी कुर्बत उसे हवास पाख्ता करने लगी थी। वो बेदम होने लगी। हाथ हटाइए। वो नजरें मिलाए बिना अपने बाजू को उसकी फौलादी गिरफ्त से आजाद कराने की सही कर रही थी। और तुम ये तकल्लुफ हटा दो ना, वो उसकी आंखों में झांकते हुए तारफ्तगी से बोला। मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है आगा साहब। मैं मुफ्त में हाथ आने वाला माल नहीं हूँ। आपकी अमारत, आपकी हैसियत, शान शौकत और वजाहत मेरी नजर में किसी एक चीज की भी अहमियत नहीं है। मैं इन हथकंडों से मरूब होने वाली लड़की नहीं हूँ। इस चमक दमक से कोई अकल का अंधा ही मुतासर होगा। सिर्फ अपने घर वालों के मफाद की खातिर मजबूरी का सौदा किया है। उसका बेलचक और कतई अंदाज अपने उरूज पर था। आहा को झटका सा लगा। नजरों की जोत बुझ गई। वो तो समझ रहा था वो उसके जज्बों को पजीराई बख्श कर उसके साथ शादी पर रजामंद हुई है। जज्बात से सरशार दिल एकदम वीरान हो गया। किसने कहा था मजबूरी का सौदा करने को? ना करती। जज्बों पर अना का नकाब चढ़ाकर दृष्टि से बोला और उसका बाजू छोड़ दिया। तुमने बाहर तौर आगा पैलेस आना ही था। मैं जिसको एक बार हासिल करने का सोच लूं, उसको अपना बनाकर ही दम लेता हूँ। हाँ, और अब तो आप 3 मरतबा ये सादत हासिल कर चुके हैं। उसने लफ्ज 3 पर खास तौर पर जोर दिया था। वो भड़क उठा। जबान संभाल कर बात करो। अपने और मेरे मुकाम का तयन करके बोला करो, वगरना मैं लिहाज नहीं करूंगा। ये धमकी किसी और को दीजिएगा। उसके हठधर्म अंदाज ने जल्दी पर तेल का काम किया। आगा ने शोलाबार नजरों से उसे देखते हुए एक झटके से उसके बाजू मरोड़ते हुए सामने पड़ी कुर्सी पर धक्का दे दिया। तकलीफ की ज्यादती से बेख्तियार शैलाला के मुंह से चीख निकल गई थी। आप तशद्दुद से काम लेकर मेरा दिल फतह नहीं कर सकते। लिख लीजिए। बेशक। उसकी आंखों में उतरते आंसू और लहजे में दहकता लाओ आगा के भड़कते हुए अंदाज पर पानी डालने लगा। वो जो उसे सबक सिखाने का इरादा किए हुए था, उसके बढ़ते हुए कदम सुस्त पड़ने लगे। वो आहिस्तगी से पीछे हट गया। कुछ भी सही, वो उसकी मोहब्बत थी। वो उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकता था। वो बाजू सहलाती आंसू पीते हुए अंदरूनी दरवाजे से दूसरे कमरे में घुस गई और जल्दी से लॉक लगाकर बिस्तर पर आ गई थी। अब यह कुछ अरसे बाद उससे मिलने और उसकी खैर खबर लेने के लिए आगा पैलेस आई, तो उसके बेपरवाह अंदाज देखकर हक्का बक्का रह गईं। उनका तो ख्याल था उसे अब अकल आ गई होगी। उन्होंने उसे एतमाद में लेकर बड़े प्यार से नरमी से समझाया, मगर वो अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई थी। आप लोगों ने और उन्होंने जो जबरदस्ती करनी थी, कर ली। अब क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? जो नापसंदीदा है वो हर हाल में नापसंदीदा है। जबरदस्ती कोई किसी को अच्छा या बुरा नहीं लग सकता। मैं कैसे उनकी पसीराई करूं? मेरे दिल में कोई गुंजाइश, कोई मस्बत तासुर ही नहीं। धमकी और अख्तियार से इंतकाम के लिए हासिल की गई हूं मैं। अब क्या उसके जहन से आगा के लिए बना हुआ मनफी तासुर खत्म करने में नाकाम रही थी। फिर कितने ही दिन बीत गए। आगा हारून ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। उसके मामूलात में कम ही मदाखलत करता। फिर उसकी अपनी बेतहाशा मसरूफियात थी। कभी कंस्ट्रक्शन कंपनी के सिलसिले में लाहौर कराची के चक्कर लगते, कभी कॉलेज, हॉस्पिटल और स्कूल के माली और इंतजामी उमूर के सिलसिले में जिम्मेदार अफराद मुलाकात के लिए आ रहे हैं। कभी आइंदा के मंसूबों की तकमील के लिए इंजीनियर्स और मुंतजिम हजरात से मीटिंग तय की जा रही है। वो मखसूस नवाबाना अयाशियां किस वक्त करते होंगे मौसूफ? शैलाला बेचैनी से मुंतजिर थी उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए। ये संजीदा किस्म की मसरूफियात तो दिखावा है महज, असल रंग तो बाद में खुलेंगे। उस रोज शाम को वो बेमकसद से अंदाज में लॉन में बैठी हुई थी। हल्की हल्की फुहार उसे भिगो रही थी। वो अपने ख्यालात में इस कदर महव थी कि बारिश और आगा दोनों के आने की खबर ना हो सकी। बारिश में क्यों बैठी हो?
वो खाली और जहनी के आलम में उसकी तरफ देखने लगी। तुमसे ही कह रहा हूँ भाई, इतनी ठंड में बीमार होना है क्या? वो दोबारा बोला तो उसे सही मायनों में होश आया। आसमानों पर पानियों से भरे बादल तैर रहे थे, तो यकीनन कुछ देर बाद जलथल हो जानी थी। बारिश अच्छी लगती है क्या? एक लम्हे को कुछ सोचकर वो भी उसके मुकाबिल लॉन चेयर घसीट कर बैठ गया। पता नहीं, वो बेजारी से गोया हुई। आगा ने एक लम्हे को उसके गंदुमी गालों पर टिके बारिश के कतरों को दिलचस्प नजरों से देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। ऐसी ही बेनियाज सी खुद में मगन आलम से बेगाना कैफियत में मैंने पहली बार तुम्हें तुम्हारी सालगिरह के मौके पर देखा था। खुद फरामोशी की वो शहाना और मकरूर अदा मुझे तुम्हारी तरफ मुतवज्जा कर गई। फिर ठीक 1 साल बाद दोबारा तुम्हें सफेदे से टेक लगाए गेट के आगे उसी मूड में खड़े देखा था। लड़कियों में ये अदा अच्छी लगती है। हद दर्जे मुंजमद, महव और बेनियाज सा शहाना अंदाज मुकाबिल को बात करने से कबल 100 बार सोचने पर मजबूर कर देता है। गैर मर्द की सारी जुरतें बहा के ले जाता है। लड़कियों में निस्वाने गुरूर और बेनियाजी होनी चाहिए कि ये गैर मर्दों के दस्ते हवस से बचने के लिए बेहतरीन हिफाजती बाढ़ के काम करते हैं। हाँ, मगर वाज़े रहे, गैर मर्दों के लिए, अपने मर्द के लिए हरगिज नहीं। वो कदरे आगे को झुक कर मानेखेज अंदाज में जोर देकर बोला था, फ्रॉडी, जाल में कसने के लिए दाने डाल रहा है। वो बिल्कुल भी मुतासर नहीं हुई थी उसकी नरम हुई से। उसकी पेशानी शिकन आलूद होने लगी थी। होंठ चबाते हुए गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ देखते हुए वो गोया अपनी लाताल्लुकी का इजहार करना चाह रही थी। आउटिंग पर चलोगी? रास्ते में बारिश भी इंजॉय कर लेना। वैसे तो वो कभी जाने पर आमादा ना होती, मगर इस वक्त सचमुच इतनी बेजार हो रही थी कि थोड़ी सी पसोपेश के बाद तैयार हो ही गई। आगा अपनी पजीरों निकालने लगा था। ड्राइवर साहब को देखकर लपका, मगर आगा ने हाथ के इशारे से उसे वापस अपने क्वार्टर में जाने को कह दिया। वो लोग अभी कॉलोनी से निकले ही थे कि बारिश जोरों शोर से बरसने लगी। ऊदे ऊदे स्याही माइल सब्ज पहाड़ों पर धुंध सी छा रही थी। गाड़ी की पुरहरारत आरामदेह फिजा में कैसेट प्लेयर से गूंजने वाली दिलकश आवाज ने गोया एक समा सा बांध दिया था। चाही थी दिल ने तुझसे वफा कम, बहुत ही कम, शायद इसलिए है गिला कम, बहुत ही कम। शैलाला ने दस्तीदा नजरों से ड्राइविंग में मगन आगा के भारी बालों भरे सफेद हाथों को स्टेयरिंग पर हरकत करते देखा। वो किसी गहरी सोच में गुम लब खींचे विंडस्क्रीन पर निगाह जमाए हुए था। चलते सुना चिराग से दामन 1000 बार, दामन से कब चिराग जला, कम, बहुत ही कम। सदियों से यूं तो है यहाँ इंसान का वजूद, इंसान हमको कब है मिला, कम, बहुत ही कम। बहुत खूबसूरत गजल थी और शायद आगा की पसंदीदा भी। आ जाइए कि आपसे पहले न आए मौत, अब वक्त रह गया है बहुत कम, बहुत ही कम। उसके बाद कैसेट का अगला गाना शुरू हो गया था। ए मेरे हमनशी, चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। दिल को बहलाएं कैसे शबे हिज्र में, दिल बहलने का कोई सहारा नहीं। चांद भी छुप गया, रात भी ढल गई, आसमां पर कोई भी सितारा नहीं। शहलाला हैरान हो रही थी कि इस दर्जे रईसाना मिजाज वाले शख्स का ज़ौक इतना नफीस भी हो सकता है। वो गीत के बोलों में गुम था और शायद इस आवाज के जरिए उसे भी कुछ जताना चाह रहा था। जाने किसकी लगन, किसकी धुन में मगन, जा रहे थे कहीं मुड़ के देखा नहीं। हमने आवाज पर तुमको आवाज दी, फिर भी कहते हो हमने पुकारा नहीं। मेरा ज़ौक़े नजर आजमा लीजिए, गर हो बिजली गिराना गिरा लीजिए। मैं भी घर से चला हूं यही सोचकर, आज नजरे नहीं या नजारा नहीं। शैलाला ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। एन उसी लम्हे आगा ने विंडस्क्रीन से निगाह हटाकर उसकी जानिब देखा था। नजरों का तसादुम हुआ तो आगा की नजरों की जारहाना चमक से हरासा होकर उसने फौरन ही निगाह चुरा ली थी। जाने क्या इरादे हैं मौसूफ के। उफ अल्लाह, अब बरसते हुए सर्द मौसम में तो गाड़ी के अलावा कोई जाए पनाह भी नहीं है। उसने झुरझुरी सी ली थी। बिलाखिर गाड़ी सड़क के बाएं तरफ इस्तादा एक सरसब्ज से पहाड़ के दामन में रुक गई।
इंजन बंद करके अपनी सीट को आरामदेह हालत में बैक करते वक्त आगा कदरे तिरछा होकर दोनों बाजू सीने पर बांधकर टेक लगाते हुए उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। यकदम शैलाला का दिल धड़का। वो उसकी दस्तरस में थी। वो किसी लम्हे भी हाथ बढ़ाकर उसे गिरफ्त में ले सकता था और यह एहसास उसे बुरी तरह खौफजदा किए दे रहा था। वो गैर इरादी तौर पर धीरे धीरे परे से रखती हुई बिल्कुल दरवाजे से जा लगी थी। आगा उसकी घबराहट को दिलचस्पी से जांच रहा था। एक बात तो बताओ लाला, वो अपनी पोजीशन तब्दील किए बगैर उसे नजरों की गिरफ्त में लेते हुए बोला। तुम मुझसे इस तरह से बेजार और खाइफ सी क्यों रहती हो? शुरू से ही कतराए हुए बेगाना अंदाज में पेश आ रही हो। क्या कुछ कोताही सरजद हो गई है मुझसे? उसके दोस्ताना अंदाज शैलाला को घबराहट में मुब्तला किए दे रहे थे। वो निचला होंठ काटते हुए पदस्तूर चुप थी। ये रवैये शादी से पहले बाहर तौर किसी कदर काबिल कबूल थे, मगर अब इस तरह की बेगानगी, रुखाई और झंझलाहट के मुजाहरे बेसबब नहीं हो सकते। अगर मुझसे कुछ शिकायत है तो खुलकर कहो। मैं हर तरह की वजाहत देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि तुम्हारा दिल मुतमईन हो सके। आगा का लहजा अपनाइयत जता रहा था। वो अब भी कुछ कहने से कासिर रही। अगर तुम्हें मेरे शादियां करने पर एतराज है तो इस सिलसिले में मैं अपनी जगह पर दुरुस्त हूँ। पहली शादी हुई तो खुदा ने बीवी को अपने पास बुला लिया। दूसरी जगह की तो निप नहीं सकी। सिर्फ मैं ही नहीं, जोसेफाइन को भी एहसास हो गया था कि हम दोनों के मिजाज और जहन नहीं मिलते। वो तो मेरे और आपके कौन सा मिलते हैं? वो चटक कर बोली। आगा जरा सा मुस्कुरा दिया। तुम्हारी जात में एक मजबूती और कतईयत है। तुम इस तरह से पुरएतमाद और अटल शख्सियत के तौर पर सामने आई हो कि मुकाबिल खुद ब खुद तुम्हारे किरदार की पाकीज़गी और पुख्तगी का कायल हो जाता है। मुझे फैसला कुन नेचर रखने वाले, जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर जीने वाले लोग बहुत इंस्पायर करते हैं कि ऐसे लोग अपनी चैलेंजिंग तबीयत से काम लेकर नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। मैं खुद भी ऐसा ही हूँ। हाँ, मगर तुम में कुछ इजाफी औसाफ हैं जो निबाह की राह में हायल हो रहे हैं। तुम जिद्दी और कुछ हठीली सी हो, जो बात एक बार दिमाग में बिठा लो उससे आगे नहीं सोचती, और ये चीज बहुत नुकसानदेह होती है। बंदे को लचक और गुंजाइश जरूर रखनी चाहिए, खुसूसन औरत को अपने शौहर के मुकाबिल हठधर्मी, अनापरस्ती और बदमिजाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। उसकी जुमानी मुतबस्सिम नजरों के जवाब में वो जुस्बुस सी होकर इधर उधर देखने लगी थी। कैसे ताक ताक कर तीर चला रहे हैं? जानते हैं ना कि इस वक्त मैं सब कुछ देखने सुनने पर मजबूर हूँ। वो बेनियाजी दिखाने को खिड़की की तरफ गर्दन मोड़ कर देखने लगी। बाहर एक तवातर से बारिश हो रही थी। उस लम्हे उसे कीमती मर्दाना परफ्यूम और सिगरेट की मिली जुली खुशबू अपने बहुत करीब महसूस हुई। बौखला कर गर्दन मोड़ी तो सटपटा कर रह गई। आगा उसके करीब झुककर उसका हाथ थामने को था। उसने बर्फ की सी तेजी से अपने आप को समेट कर गोया उसकी दस्तरस से बचने की बेसूध सी कोशिश की। फिक्र नहीं करो, तुम्हें तुम्हारी रजा के बगैर हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वो चुपते हुए अंदाज में बोला। फिल वक्त मैं तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करना चाह रहा हूँ। कम ऑन। दूसरे ही लम्हे उसका लरसता हुआ सर्द और गदास हाथ आगा के मजबूत हाथ में दब चुका था। तुमने नील पॉलिश नहीं लगाई? इतने खूबसूरत और चमकदार नाखून हैं। वो बगौर उसके हाथ का जायजा ले रहा था। तुम्हारे चेहरे में, आंखों और बालों में, बल्कि पूरे सरापे में एक खास किस्म की चमक और शफाफपन है। यही चमक तो मुझे असीर बना गई थी। वो बेतकल्लुफी से हिकायत दिल उसे सुना रहा था। वो बेख्तियार नर्वस सी होने लगी। आगा की गहरी नजरों को वो अपने वजूद पर मुतहरिक महसूस कर सकती थी। उसके धीमे लहजे की गंभीरता उसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर रही थी। आगा ने उसका हाथ अपनी मुट्ठी में मुकीब किए उसकी तरफ देखकर ठंडी सांस ली। एक लम्हे को उसके दिल की बेईमान होती धड़कनों ने उसे उकसाया था। जी चाहा उसी हाथ को भरपूर झटका देकर उसके ठंडे पड़े नाजुक से गुदास वजूद को खुद से करीब कर ले और खुद में समोकर जज्बों की सारी प्यास बुझा ले, मगर वो खुद से किए गए अहद के हाथों बेबस था। इससे पहले कि वो गुस्ताखी पर आमादा करते इस ख्वाबनाक माहौल की लपेट में आकर बहक जाता, उसने तेजी से उसका हाथ छोड़कर सीधे होते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी कि खुद पर काबू पाने में उसे खासी दुश्वारी का सामना हो रहा था। रेस्ट हाउस और क्लब की तामीर के सिलसिले में कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी। आजकल आगा उन्हीं से उनकी तामीर के काम की निगरानी कर रहा था। दिन रात मसरूफ रहता था। शहलाला ने कॉलेज जाने का मामूल जारी रखा था।
सुबह से दोपहर तक वहां वक्त गुजर जाता, मगर उसके बावजूद बाकी दिन काटे नहीं कटता था। उकता देने वाली शामें और बेचैन रातें। एक तो बेजी भी कॉलोनी में नहीं थी। सज्जी भैया उन्हें अपने साथ लाहौर ही ले गए थे। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। उस शाम वो बेचैनी से आगा का इंतजार कर रही थी। साहब कब तक आ जाएंगे? शाम गहरी होने लगी तो वो किचन में मसरूफ मुलाजिम से पूछ बैठी। खुद उसे तो आगा के मामूलात का इल्म ही नहीं था। घर बार में कभी दिलचस्पी नहीं ली थी। घर का काम मुलाजिम करते थे और आगा की जरूरियात का ख्याल रखने को उसका खास मुलाजिम शरफुद्दीन मौजूद रहता था। वो जी, शरीफ को बेहतर पता होगा। खानसामा ने इंकिसारी से जवाब दिया। शरीफ को ढूंढती हुई वो आगा के बेडरूम में आई तो वो वार्डरोब खोले साहब के कपड़े सेट करता नजर आया। आज जापानी तामीराती कंपनी के सदर से साहब की मीटिंग है बीबी जी। शाम 6 बजे से 8 बजे तक जारी रहेगी। फिर साहब उन्हें डिनर के लिए शहर के 5 स्टार होटल में ले जाएंगे। वहीं उनकी रिहाइश का बंदोबस्त भी किया गया है। अंदाजन रात 10 बजे तक वापस लौटेंगे साहब। शरीफ ने मुअद्दब होकर जवाब दिया। वो गहरी सांस लेकर रह गई। इंतजार तो करना ही था। 10 के बजाय 11 बज गए थे। वो बरामदे में संगे मरमर की सीढ़ियों पर बैठी सुर्ख बजरी की गेट तक जाती रविश पर निगाह जमाए हुए थी। बरामदे की सब स्माइल रोशनी वाली ट्यूबलाइट्स ऑन थी। ठंड बढ़ रही थी मगर शहलाला को कोई खास महसूस नहीं हो रही थी। वो अपने ख्यालों में इतनी मगन थी कि गेट खुलने और पोर्च में वजीरों के रुकने की आवाज पर भी न टिटकी थी। हत्ता के थका थका सा आका कदम उठाता एन उसके सर पर पहुंच गया। उसे हस्बे मामूल दुनिया से बेखबर अपने ध्यान में गुम देखकर वो आहिस्तगी से मुस्कुरा दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुस्कुराहट दबाते हुए ताज्जुब से पूछ रहा था। शैलाला ने चौंक कर सर उठाया था। आपका इंतजार, उसने मुख्तसरन बताया। क्या? आगा उछल पड़ा। एक लम्हे को अपनी समात पर एतबार नहीं आया। दोबारा कहो, क्या कह रही थी? वो पैंट के पाइंचे ऊपर सरकाकर उसके करीब सीढ़ियों पर बैठकर बेताबी से पूछने लगा। भैया आपका इंतजार कर रही थी, एक बात करनी थी। वो नागवारी से बोली। ओह, तो गोया बात करने के लिए इंतजार हो रहा था। वो ढीला पड़ गया, चेहरा बुझ सा गया। बहरहाल इरशाद फरमाए। मगर सुनो, क्या ही अच्छा हो जो तुम मेरे बेडरूम में आके बात कर लो। मैं सख्त थका हुआ हूँ और चेंज करके गर्म बिस्तर में घुसने की ख्वाहिश रखता हूँ। यहाँ वैसे भी ठंड लग रही है। वो कुछ पसोपेश के बाद राजी हो गई। आप चेंज कर लें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। काश इस आमादगी के साथ तुम हमेशा के लिए मेरे बेडरूम में आने की बात करो। वो उठते उठते शरारत से उसे देख कर कह गया। देखिए, अब लड़ाई का आगाज आपकी तरफ से हो रहा है। उसका चेहरा कुछ गुस्से और कुछ शर्म से सुर्ख पड़ गया। आगा हंसकर उसके बालों की लट खींचता हुआ अंदर की जानिब बढ़ गया। वो कम अज कम आधे घंटे बाद उसके बेडरूम में दाखिल हुई तो वो आराम से लिहाफ में दुबका हुआ नीम दराज सा उसका मुंतजिर था। वो झिझकते हुए अंदर आ गई। दरवाजा पूरी तरह खुला रहने दिया था। भाई, दरवाजा तो बंद कर दिया हो, सारे हीटिंग सिस्टम का सत्यानाश हो जाएगा। मैं बस 2 मिनट में जा रही हूँ। वो अपना सेफ वे बंद करने पर आमादा न हुई। दरअसल बात यह है, वो यूं ही खड़े खड़े कहकर निकलने का इरादा बांधे हुए थी कि आका ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आराम से बैठ कर बात करो। ऐसी जल्दी भी क्या है? भाई, शरीफ कॉफी बनवा कर ला रहा है। तुम बैठो इधर सोफे पर। बेड पर बैठना तो गालिबन गवारा नहीं करोगी। उसने बेड के मुकाबिल मैरून मखमली सोफे की जानिब इशारा करते हुए आखिर में जैसे छेड़ने वाले अंदाज में टुकड़ा लगाया था। वो खुद को सख्त लाचार महसूस करते हुए होंठ चबाती मारे बांधे सोफे पर बैठ गई। इससे पहले कि बात शुरू करती, शरीफ खुले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर अंदर चला आया। उसके हाथ में छोटी सी नफीस ट्रे थी जिसमें कॉफी के 2 मग रखे थे। साहब और बेगम साहबा को थमाकर वो मोतबाना वापस मुड़ा और जाते जाते दरवाजा अच्छी तरह बंद कर गया। आगा के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। शैलाला अपनी जगह पहलू बदल के रह गई। अब वो दोबारा उठकर तो दरवाजा खोलने की हिमाकत नहीं कर सकती थी। ऐसा है कि मैं चाह रही हूँ 1-2 हफ्तों के लिए लाहौर सजी भैया के पास चली जाऊं। अफिया और बेजी से मिलने को बहुत जी जा रहा है। उसने कॉफी की चुस्की लेते हुए जल्दी से मुद्दा बयान किया। ऐसा करते हैं, उन लोगों को यहाँ बुलवा लेते हैं। आगा की तजवीज पर वो बरहमी से उसे देखने लगी। इससे क्या फायदा? मैं लाहौर जाना चाह रही हूँ। गोया माहौल में तब्दीली की ख्वाहा हो। आगा के पूछने पर उसने सर हिला दिया। तो फिर ऐसा है कि हम हनीमून ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। पहले शुमाली इलाका जात चलेंगे, फिर वहां से बैरून मुल्क स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और हांगकांग। क्या ख्याल है?
आगा की आंखों से बला की शरारत टपक रही थी। साफ क्यों नहीं कहते कि आप मुझे इसी जिंदान में एड़ियां रगड़ रगड़ कर खत्म होता देखने के आरजूमंद हैं? वो जहरीले अंदाज में बोली। इस तरह से बदगुमानी भी अच्छी नहीं हुआ करती मेरी जान। वो उसके तवक्को के बरक्स बड़े सुकून से बोला था। बात यह है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में आगा पैलेस की हर शय उदास और बेरंग सी हो जाती है, इसके मकीनों समेत। फिर 1-2 हफ्ते तो बहुत ज्यादा होते हैं। कोई ज्यादा नहीं है, वो जोर देकर बोली। चलिए मैं 10 दिन बाद लौट आऊंगी। वो मुफाहमत पर आमादा नजर आई। 10 दिन? आगा ने दोहराया। यार 10 सदियां लगेंगी हमें, उसने झुरझुरी लेकर कहा। मैं कुछ नहीं जानती, बस आप मुझे 1-2 दिन में भिजवा दें लाहौर। वो हटीलेपन से बोली। आगा दिलचस्पी से उसके जिद्दी और खुदसर तासुर जांच रहा था। अच्छी बात है, मैं शरीफ से कहकर इंतजामात करवा दूंगा। वो तो उसे यूं ही तंग कर रहा था, वगरना उसे क्या एतराज था उसके जाने पर। मगर ये क्या, काम निकलवा कर शुक्रिया और नजराना दिए बगैर जा रही हो? उसे उठने के लिए पड़तोलते देख कर वो छेड़े बिना नहीं रह सका था। क्या मतलब? वो उठते उठते फिर बैठ गई और अचंभे से बोली। हाय, मतलब मतलब ना पूछा करो जिंदगी। वो शरीर अंदाज में कहते हुए बिस्तर से निकलकर उसके सामने आ गया। चॉकलेटी कलर के मखमली पट्टी वाले स्लीपिंग गाउन में उसका दराज कद मजीद नुमाया हो रहा था। उसकी पुरशौक निगाह और आंच देता लहजा शैलाला के औसान खता करने लगा। वो उठकर जाना चाहती थी, मगर आका उसके ऐन मुकाबिल इस तरह खड़ा था कि वो उठकर खड़ी होती तो सीधी उसके सीने से टकरा जाती। सुनो, वो हौले से झुककर मोहब्बत भरे नरम और गर्म अंदाज में मुखातिब हुआ। उसके भारी लहजे में कुछ था कि शहलाला के दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। देखिए, आप वादा खिलाफी मत करें। वो बमुश्किल तमाम अपने हवासों पर काबू पाते हुए लरसती हुई आवाज में सर झुकाए बोल रही थी। मुझे अपना अहद याद है। वो पंजों के बल उसके मुकाबिल बैठ गया, इस तरह कि अब वो किसी तौर उठकर नहीं जा सकती थी। मगर यार, तुम भी तो अब सजा में तरमीम करो कुछ। ये इंतजार जानलेवा बनता जा रहा है। 6 माह से कुएं के करीब रहकर प्यासा हूँ। उसका धीमा जज्बाती लहजा बेकाबू सा हो रहा था। शहलाला की टांगें कांपने लगीं, होंठ खुश्क होने लगे। उसका जिस्म हौले हौले लरस रहा था। वो इतना करीब था कि लम्हे के 1000वें हिस्से में बसरत उसे छू सकता था। उसकी आंच देती कुर्बत शैलाला के रुखसार जलाए दे रही थी। वो दोनों हाथ मरोड़ती हुई बुरी तरह सटपटाई हुई थी। मुझे जाने दें प्लीज। जाने किस तरह जुर्रत से काम लेकर वो कह पाई थी। जवाब में वो चुपचाप भरपूर नजरों से उसके खदोखाल का जायजा लेता रहा। लाला प्लीज अब बस करो। बहुत देर बाद उसकी सरगोशी ने सुकूत तोड़ा। मान जाओ ना। वो अपने बेकाबू होते जज्बात पर बंद बांधे मनूस हद पार करने से खुद को बाज रखे हुए था, और वो बेदर्द लहसा लहसा उसका जब्त आजमा रही थी। आपसे तो जबरदस्ती से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। उसके सहर अंगेज लहजे के खुमार से वो अंदर कमजोर पड़ने लगी तो हिफाजती दीवार उठाते हुए एकदम झुंझलाकर फट पड़ी थी। आगा का चेहरा फीका पड़ गया। वो निचला होंठ दांतों तले कुचलते हुए तेजी से उसके सामने से उठा और जोर से दरवाजा बंद करते हुए बाथरूम में मुकीद हो गया। शहलाला अपने ओढ़े ओढ़े हवास मुश्तमा करती हुई बिजली किसी तेजी से कमरे से निकल गई थी। लम्हों का तिलिस्म जायल हुआ तो वो अपनी कमजोरी पर खुद को लानत मलामत करने लगी। अभी तक दिल की धड़कनें मामूल पर नहीं आई थीं। बहुत शानदार घर है आपका। वो तारीफी नजरों से पूरा घर घूम फिर कर जायजा ले रही थी। कंपनी की तरफ से मिला है। अब क्या खुशी खुशी बता रही थी। खैर कितना ही अच्छा सही, तुम्हारे आगा पैलेस से इसका क्या मुकाबला। वो तो सचमुच का शाही महल है। छोड़ें। वो अपिया के सताइशी अंदाज पर मुंह बनाकर बोली। मुझे तो कैद खाना लगता है, वीरान उदास और बेजान सा। शची भैया ने उसे 2 दिनों में सारा लाहौर घुमा दिया था। इस बार वो बड़ी गहरी निगाह से अपिया और शची भैया की अज़दवाजी जिंदगी का जायजा ले रही थी, और बहुत सारी बातों के इंकिशाफात अब हो रहे थे। वो चूंकि शुरू से शहर के हॉस्टल्स में रहती थी, इसलिए घरेलू मामलात से खासी हद तक बेबहरा थी। पहली बार उसने देखने वाली निगाह से मामलात देखे और भौंचका से रह गई। शची भैया घर में मौजूद होते तो भी हर वक्त अपने आप को किसी न किसी काम में उलझाए रखते थे। हालांकि अब अरसल के साथ साथ गुड़िया की देखभाल भी करनी पड़ती थी। फिर घर भर की जिम्मेदारी भी अपिया के कंधों पर थी। मेरे मोजे कहाँ रखे हैं? रुमाल क्यों नहीं धोया? उफ, वो कपड़ों पे इस्त्री करना भी याद नहीं रहा बेगम साहिबा को। वो वाजे तौर पर झिल्लाए हुए
खुरदुरे अंदाज में पुकारते थे। अब या उफ्ताओ खेसा बेडरूम की तरफ लपकती। बस अभी कर देती हूँ सब कुछ। गुड़िया की नैपी बदल रही थी। इसी असना में अरसल नाश्ते के लिए माँ को पुकारने लगता। अपिया का एक पाँव इधर होता और एक उधर। किचन का काम, घर भर की सफाई, कपड़ों की धुलाई से लेकर शौहर और बच्चों की जरूरतों का ख्याल, हर काम के लिए अपिया जवाब देती। और उसके बावजूद शजी भैया नाखुश रहते थे। किस कदर फुहड़ हो तुम, शौहर की जरूरियात का ख्याल नहीं, वो बरमला कहते। कभी सालन में नमक या मिर्च तेज हो जाता तो बिगड़ने लगते थे। इतने बरस गुजर गए, तुम्हें ढंग का खाना पकाना नहीं आया, हद है। और अपिया चुपचाप सुनती रहती, कभी मिनमिनाते हुए सफाइयां देने लगती। शहलाला सख्त इस्तेजाब के आलम में अपिया को देखती रह जाती। कमाल है अपिया, शजी भैया आपकी इतनी इंसल्ट करते हैं और आप हैं कि हुक्म की बांधी बनी फिरकी की तरह उनके आगे पीछे फिरती रहती हैं। वो नाराजी से कह रही थी। जवाब में अपिया हौले से मुस्कुराई। भाई इंसल्ट की इसमें क्या बात है। अगर शौहर आपकी कोताही पर डांट दे या गुस्सा करे तो बीवी को खामोशी से पी जाना चाहिए। वो सही बात पर ही तो टोकते हैं, हक रखते हैं इस बात का। ऐसी मामूली मामूली बातों को तौहीन और तहकीर समझकर बीवी महाज खोल बैठे तो गुजारा हो गया समझो। सारे घर का सुकून और तरतीब तहस नहस हो जाए ऐसे तो। और वो हवन्नक से उन्हें देखती रह गई। उसने तो कभी झूठे मुंह आगा से नहीं पूछा था कि किसी चीज की जरूरत हो तो बताएं। उसके जूते, कपड़े, खाने पीने और आराम सुकून का ख्याल रखने की जिम्मेदारी शरीफ के सर पर थी। रहे घर के काम तो उसकी बला जाने मुलाजमीन किस लिए थे। फिर वो आगा पैलेस को अपना घर कब समझती थी, जो मालकाना जिम्मेदारियां निभाती। और आगा ने कभी एक लफ्ज नहीं कहा था। उस रोज वो अपिया के साथ बाजार गई तो अपिया को उनकी पुरानी क्लास फेलो मिल गई। पुरजोश तरीके से सलाम दुआ के बाद एक दूसरे के यहाँ आने की दावत दी जाने लगी। परसों हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। कुछ पुरानी दोस्तों को भी मदऊ किया है जो लाहौर में आबाद हैं। तुम्हें जरूर आना है। इसी बहाने माजी की दोस्तों से मुलाकात भी हो जाएगी। अपिया की दोस्त सबाहत ने बसत इसरार कहा था। हाँ हाँ क्यों नहीं, अपिया मुसर्रत से बोली। पुराने दोस्तों से मुलाकात का तसव्वुर बजाते खुद बड़ा खुशकुन होता है। मैं अपने शौहर के साथ जरूर आऊंगी, मगर जब शजी भैया से बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैंने साइट पर जाना है परसों और तुम्हें भी जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर कभी चली जाना, ऐसी भी क्या कयामत आ रही है। और अपिया दिल मार कर रह गई। शहलाला को इल्म हुआ तो एक बार फिर मुताज्जब खड़ी रह गई। उसने तो कॉलोनी में कहीं आने जाने के लिए रस्मन भी आगा को मुतला करने की जहमत गवारा नहीं की थी। भैया आपका इतना दिल चाह रहा है, ऐसे मौके बार बार तो नहीं आते। शजी भैया से जिद करें जाने के लिए, वो मसरूफ हैं तो कम से कम आपको इजाजत दे सकते हैं। छोड़ो, अपिया बेदिली से बोली। इसरार करके उनका मूड क्यों खराब करूं। सबाहत से फोन पर मासरत कर लूंगी। अपिया का सारा जोश खरोश मान पड़ गया था। शहलाला को दिली तकलीफ हुई। फिर भी आप उनके नाम की माला जपती हैं। वो झल्ला कर उन पर बरस पड़ी। कितने बेहिस हैं शजी भैया, आपकी खुशी और जज्बात का कुछ एहसास नहीं। वो तैश से बोली। मैं उनकी मर्जी और खुशी की पाबंद हूँ। वो नहीं चाहते तो मैं उनकी रजा के खिलाफ कदम कैसे उठा सकती हूँ। अपिया उदासी से बोली। ओह, शहलाला ने कोप से सर झटका। आप ख्वामखा उनकी खुदपसंदी को शह दे रही हैं। धड़ल्ले से कह दें कि मुझे हर सूरत जाना है। इस तरह घर नहीं चला करते गुड़िया। अपिया ने उसके गाल छूकर नरमी से कहा। औरत को अपना घर बसाने, बनाने और चलाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। अपनी बेजाना खुदपरस्ती, जिद और शौक को लगाम देना पड़ती है। और जवाब में उसे क्या हासिल होता है। वो जहर खुंद हुई। उसे रहने को एक चार दीवारी, मजबूत छत, एक साहिबा मिल जाता है शौहर के रूप में। अब वो मुतमईन नजर आ रही थी। यही घर तो औरत की आखिरी पनाहगाह होता है। वो उसे समझा रही थी। औरत को मसलहत से काम लेकर, झुक कर, आजी से, बेगर्जी से मामला सुलझाकर अपनी जड़ें मर्द के घर और दिल में मजबूत करना पड़ती हैं। वगरना तो 2 दिनों में सारे घर का शिराजा बिखर कर रह जाए। अगर एक हाकिम हो तो उसके साथ गुजारा करने के लिए दूसरे शख्स को लमहला महकूम बनना पड़ता है, वगरना घर नहीं बनते। क्या शजी भैया को आपसे मोहब्बत नहीं है? मेरा तो ख्याल था कि वो आपको बहुत चाहत से ब्याह कर लाए हैं। वो उलझ कर पूछ रही थी। इसमें क्या शक है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, दिली रजामंदी से अपनाया है। वो फखरिया बोली। मगर ये कैसी मोहब्बत है, इतनी जारादारी, तसल्लुत, हाकमियत और रोब। वो मुंह बनाकर बोली। ये भी मोहब्बत के अंदाज हुआ करते हैं। अब तुम्हारा क्या ख्याल है,
मजनू या रांझे की तरह दिन रात मेरे नाम की तस्बीह पढ़ते रहें या रोमांटिक डायलॉग छाड़ा करें। मर्द की मोहब्बत इसी तरह की होती है, उससे ज्यादा की तलब करना बेवकूफी है। मर्द औरत के आराम और साइज का ख्याल रखे और उसका होकर रहे, बस यही बहुत काफी है। रहा रोब, गुस्सा और हाकमियत, तो मशरकी मर्द में ये औसाफ तो शुरू से मौजूद रहे हैं, इनसे क्या उलझना। अब हर कोई आका हारून की तरह दीवाना और आशिक जार नहीं होता कि बीवी की हर बदतमीजी और बदलिहाजी बर्दाश्त कर जाए। तुम अकल से सोचो तो अंदाजा होगा कि तुम दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरतों में से एक हो। तुम्हारी एक निगाह करम के लिए वो अपनी पलकें बिछाए मुंतजिर रहता है, तुम्हारी मनमानियां बर्दाश्त करता है, तुम्हारी तमाम तर बेअतनाई के बावजूद तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़े हुए है, अपना कोई हक तुम्हारी रजा के बगैर इस्तेमाल नहीं कर रहा। बेवकूफ लड़की, अब भी होश के नाखून ले लो। शहजादियों की तरह घर में बसा रखा है आगा ने तुम्हें, उसकी कदर करो और फजूल की जिद छोड़कर अपना आप उसके नाम कर दो, वगरना समय गुजर गया तो बुरी तरह पछताओगी। वाकई अपिया सही कह रही थी, और कितना उसका किरदार और नफ्स आजमाना मकसूद था। इतनी मुद्दत बीत गई थी, अगर उसके किरदार में कोई झोल होता तो अब तक सामने आ जाता। उसके बरक्स उसकी नरम हुई मसलहत पसंदी और अपने काम से लगन ने उसकी शख्सियत के मस्बत पहलू ही उजागर किए थे। वो किस दर्जे उस पर मेहरबान था, अपनी तबीयत के बरक्स महज उसकी खुशनुदी के लिए खुद पर जबर करता था। वो बदतमीजी करती तो दरगुजर कर जाता, रुखाई का मुजाहरा करती तो सरफे नजर कर देता, उकताहट दिखाती तो उसकी खुशी के लिए, दिल बहलाने के लिए घुमाने ले जाता। कभी अपने जाती काम के लिए उसको आवाज न दी थी, घरेलू अमूर के सिलसिले में कभी उसकी बासपुरस नहीं की। हालांकि वो घर की मालकिन थी, जिम्मेदार थी, मगर उसने खुद उस पर किसी जिम्मेदारी का बोझ नहीं डाला था। अब यह कि अज़दवाजी जिंदगी के मामलात से मवाजना किया जाता तो वो एक लिहाज से आगा पैलेस में ठाठ से जिंदगी गुजार रही थी। हर किस्म की उलझन, परेशानी, जिम्मेदारी और जवाब तलबी से आजाद रहकर वो पूरी रात अपना एहतसाब करती रही। 10 दिन मुकम्मल हो चुके थे उसके क़याम को। आगा तकरीबन रोज ही फोन पर उसकी खैरियत दरियाफ्त करता था। रात को ही फोन पर उसने बताया, मैं कल सुबह की फ्लाइट से आ रहा हूँ तुम्हें लेने, शाम की फ्लाइट से हम वापस आ जाएंगे। और सुबह पूरी तैयारियों समेत वो अपिया के रूबरू खड़ी थी। सजी भैया आगा को एयरपोर्ट रिसीव करने की गर्ज से जा चुके थे और किसी लम्हे में बस आने वाले थे। अपिया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो सर झुका के बोली। दरअसल मेरे जहन में शुरू से ये तासुर रहा था कि अमीर कबीर, जागीरदार, वडेरे, नवाब और रईस किस्म के लोग हर किस्म की अखलाकियात से आरी होते हैं। अयाश तबा, बेहिस, खुदगर्ज और मगरूर आम लोगों को अपनी रियाया ख्याल करते हैं और उनका कोई किरदार नहीं होता। और मैं अनजाने में आगा को भी उसी टाइप का बंदा समझ बैठी थी, इसलिए शुरू से उससे मुतनफिर और गुरेजा रही थी। कुछ उसके रवैये की सख्ती, रोब और हाकमियत पसंदी को मैं उसकी शख्सियत का हिस्सा समझकर मजीद उससे कतराने लगी थी। ऐसे में उसके प्रपोजल ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। मेरा ख्याल था वो महज मुझे नीचा दिखाने के लिए इतनी आम सी शक्ल सूरत वाली लड़की की तरफ बढ़ा है। बस इस तरह की गलत फहमियों ने मुझे उस तक पहुंचने से रोके रखा। बहरहाल गुजरते वक्त ने मेरे खदशात धो डाले हैं, और अब मुझ पर यह हकीकत वाज़ेह हो गई है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जरूरी नहीं है कि हर अमीर आदमी बदकिरदार और नफ्स परस्त हो। आखिर वो लोग भी तो इंसान होते हैं। कोई दरिंदा सिर्फ खून आसाम भेड़िए तो नहीं होते जो हम उनके बारे में बदगुमान रहते हैं। अच्छे बुरे लोग तो हर तबके में मौजूद होते हैं। फिर बदनीयती और अयाशी का इल्जाम महज रऊसा और उमरा पर ही क्यों आयद किया जाता है। उनमें भी तो नेक तबीयत के इंसान दोस्त और मुखिर लोग मौजूद होते हैं। सच शुक्र कि तुम्हें अकल आ गई, वगरना मैं तो मायूस हो चली थी तुम्हारे तौर तरीकों से। अपिया ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। फिर गुड़िया के रोने की आवाज सुनकर वो अंदर लपकी। उसी लम्हे खटके की आवाज पर शैलाला ने पलट कर पीछे देखा, और जैसे उसकी रूह फना हो गई। आगा के चेहरे पर शोलों की लपक थी और आंखों से गजब की चिंगारियां सी बरस रही थीं। बहुत खूब, बिलाखिर वो फुंकारते हुए बोला, तो ये थी तुम्हारे गुरेज की वजह। भला कब कब तुमने मुझे किसी बुरे फेल में या ऐसी वैसी खवातीन के साथ देखा था, या किसी गरीब से वहशियाना सलूक करते दिखाई दिया था तुम्हें? क्या मेरे रूम फ्रिज में बोतलों की कतारें सजी हुई देखी थी, या मेरी ख्वाबगाह से किसी हसीना को बरामद होते देखा था? बोलो, जवाब दो ना।
आगा की रग रग में अंगारे दौड़ रहे थे और उसकी शोला फिशा नजरें शैलाला को भस्म कर देने के दर पर थीं। जब्त से वो मुट्ठियां भींचे निचला होंठ दांतों से कुचल रहा था। वो इस तरह गजबनाक और मायल वहशत तो कभी नजर नहीं आया था। शैलाला का चेहरा सफेद पड़ गया और आंखें खौफ से फैलने लगी थीं। मुझ जैसे बदकिरदार बदचलन और अखलाकियात से आ रही रईस के पास तुम जैसी पारसा और मुकद्दस और मोहतरम हस्ती का क्या काम? ओके, तुम बखुशी यहाँ रहो हमेशा के लिए। अब मुझे तुम्हारे पलट कर आने का कतई इंतजार नहीं रहा। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। ये कहकर वो आंधी तूफान की तरह उल्टे कदमों वापस चला गया था और शैलाला का तो वही हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। क्या हो गया? आगा इतने गुस्से में क्यों थे? शजी भैया वहशत ज़दा से भागे चले आए थे। मैंने रोक कर पूछना चाहा तो उन्होंने दृष्टि से मुझे एक तरफ हटा दिया और गेट से बाहर निकल गए। वो नाराज हो गए हैं मुझसे शजी भैया। वो बिलक बिलक कर रो दी। अभी हवास फाख्ता सी दौड़ी आई थी। सूरत हाल वाजे हुई तो सर पकड़ कर रह गई। आप मुझे वापस भिजवा दीजिए शजी भैया। मैं अभी और इसी वक्त कॉलोनी वापस जाना चाहती हूँ। इस वक्त किस तरह भिजवा दूं तुम्हें? शाम की फ्लाइट से चली जाना। शजी भैया परेशानी के आलम में कह रहे थे। तुम्हारा इस वक्त जाना मुनासिब नहीं। आगा बहुत खतरनाक मूड में वापस लौटे हैं। फौरी तौर पर तुम्हें सामने देखा तो खुदा न खास्ता मामला संगीन हो सकता है। ठहर कर जाना ही बेहतर होगा। तब तक उनका गुस्सा भी कुछ सर्द पड़ जाएगा। अपिया ने उसे सलाह दी थी। सुए इत्तेफाक शाम की फ्लाइट ना मिल सकी और उसने वो पूरी रात कांटों पर बसर की थी। दूसरी सुबह मुंह अंधेरे वो तैयार होकर बैठ गई। शजी भैया ने सुबह 8 बजे की फ्लाइट से उसे भिजवा दिया। शहर आकर टैक्सी के जरिए वो कॉलोनी पहुंची। शरीफ, तुम्हारे साहब कहाँ हैं इस वक्त? उसने आका पैलेस पहुंचते ही सबसे पहले शरीफुद्दीन को तलब किया था। वो जी मैं खुद भी लाइल हूँ। शरीफ खासा बौखलाया हुआ था। कल शाम से घर नहीं आए। सारी रात मैं इंतजार करता रहा। आज सुबह 6 बजे के करीब फोन करके घर के हालात पूछे थे, मगर ये नहीं बताया कि कहाँ हैं। बस इतना कहा कि रात को देर से लौटूंगा। ओह, तफसील सुनकर वो बेकरार सी हो गई थी। बहरहाल इतनी तसल्ली तो हो गई थी कि रात को लौट आएंगे। कहा धोकर ताजा दम होकर पहली बार पूरे आका पैलेस में ऊपर नीचे फिरकर अच्छी तरह जायजा लिया। सफाई सुथराई और दीगर इंतजामी उमूर देखे। मुलाजमीन को कुछ तरामीम के लिए हिदायत दी। शाम को किचन में घुस गई। 2-3 डिशेस शरीफ से पूछकर साहब की पसंद की बनाई। फिर नए सिरे से खुद को सजाया संवारा। सुर्ख झिलमिलाते नफीस से सूट में याकूत का जड़ाव सेट और हल्का मेकअप किए उसकी छवि निराली हो गई थी। बाग से बेले की कलियां तोड़कर बालों में गजरे भी सजा लिए थे। अब वो जीजान से रूठे सैया के इंतजार में टहल रही थी। शरीफ को उसने अपने क्वार्टर में जाने का कह दिया था। मैं खुद ही खाने के लिए पूछ लूंगी साहब को। उसने खुद भी अभी खाना नहीं खाया था। वो कितनी ही देर लॉन में चहलकदमी करती, खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करती रही। आगा की साबका शोखियां याद आ रही थीं। वो एक लम्हा जब उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ था, जब जिस्म जा में पुरहिद्दत सनसनी सी फैलती चली गई थी। सुनो, उसने किस तरह जान खींच लेने वाले अंदाज में पुकारा था कि वो पिघल पिघल गई थी। मान जाओ ना, वो ख्वाबीदा अरमान जगाता धीमा मखमूर सरगोशियाना अंदाज। वो सोच सोच कर नए सिरे से महजूब हुई जा रही थी। शायद यही मोहब्बत है, बेख्तियार कर देने वाली, बेबस कर डालने वाली, अपने जादू असर हिसार में लेकर कुल आलम से बेगाना कर देने वाली। वाकई मोहब्बत अचानक ही मुनकशिफ होती है और कल्ब और रूह को अपने तिलिस्म में जकड़ लेती है। खबर ही नहीं हो पाती ये लम्हा कब आनकर बीत जाता है। मोहब्बत छुप के दिल पर वार करती है। तकरीबन 12:30 बजे खुदा खुदा करके उसकी जीप आगा पैलेस में दाखिल हुई थी। फौरी तौर पर सामने नहीं जाना चाहिए। क्या खबर गजब से बिफर कर कुछ कर बैठे। वो यही सोचकर किचन में चली गई और खाना गर्म करने लगी। फिर ट्रॉली में सजा कर दानिस्ता वहीं मौजूद रही ताकि वो जब तक चेंज करके फ्रेश हो जाए। खाना ले आओ शरीफ। किचन में इंटरकॉम से उसकी थकी हुई सपाट आवाज उभरी थी। आगा के ख्याल के मुताबिक शरीफ को ही किचन में होना चाहिए था। वो उछल पड़ी। 1 बजने को था। धड़कते दिल से ट्रॉली धकेलती उसके कमरे तक आगे रुकी। धड़कते दिल से ट्रॉली धकेलती उसके कमरे के आगे रुकी तो कदम मन मन भर के होने लगे। कैसे अंदर जाऊं? बिलाखिर वो हिम्मत करके दरवाजा धकेलती अंदर चली आई। वो हस्बे तवक्का बिस्तर पर नीम दराज था। उसे देखकर उसकी पेशानी पर सिलवटें उभर आईं और आंखों में गुस्से की सुर्खी छलकने लगी। तुमसे किसने कहा था यहाँ आने को?
बल्कि इस घर में दाखिल होने को वो एकदम बरस पड़ा था। अपने घर आने की कौन इजाजत मांगता है? अगरचे वो खुद को बहादुर जाहिर कर रही थी, मगर दिल अंदर से सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। आगा इस वक्त इतना बेरहम नजर आ रहा था कि फिलवाक़े शहलाला के छक्के छूटने लगे थे। अपने घर? उसने इस्तेज़ाइया कहा। ये ड्रामेबाजी किसी और के साथ करना, फौरन से पेशतर मेरे कमरे से निकल जाओ और सुबह आगा पैलेस से भी हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो जाना। अब यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। उसका कठोर लहजा बला का सफ़ाक और सर्द था। शहलाला की रीढ़ की हड्डी तक खौफ सरायत करने लगा। तो क्या हुआ? आपके दिल में तो जगह है ना मेरे लिए? वहीं बसेरा करने की इजाजत मरहमत फरमा दें। तख्त या तख्ता के मस्ताक वो जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए बउजलत कह गई। आगा ने कड़े तेवर लिए उसे घूर कर देखा। शहलाला के चेहरे पर सरापे की आरइश और ज़ेबाइश और रवैये में सरतापा आमादगी और सुपुर्दगी सपत थी। कोई जरूरत नहीं है मुझे बेवकूफ बनाने की। वो बरहमी से रुख मोड़ कर गोया हुआ। तुम जा सकती हो अब। आप खाना तो खा लीजिए। मैंने भी आपके इंतजार में अभी तक नहीं खाया। वो उसका ध्यान बटाने को जल्दी से बोली। आगा ने जवाब नहीं दिया। नीम दराज होकर आंखों पे बाजू रख कर गोया लाताल्लुकी का इजहार कर रहा था। वो हौसले जमा करती हुई बेड के करीब आ गई। उसके सिरहाने आकर आहिस्तगी से झुककर झिझकते हुए उसके स्याह बालों वाले तवाना सफेद बाजू पर हाथ रखकर हटाने की कोशिश की। आगा को जैसे करंट छू गया था। क्या बदतमीजी है ये? वो खफगी से बाजू छुड़ाने लगा। लहजे की तंगी और बेरहमी में कुछ कमी आ गई थी। शैलाला को कुछ तसल्ली हुई। उसने दोबारा उसका आहनी हाथ थाम कर जैसे उठाने की सही की। प्लीज बस करें ना, अब उठ जाएं, खाना खा लें। तुम्हें ही ना खा जाऊं मैं? आगा ने वहशत का मुजाहरा करते हुए एक झटके से उसे खींचा। वो चूंकि इसके लिए तैयार नहीं थी, लिहाजा अपनी झोंक में उस पर आ रही। दूसरे लम्हे वो संभल कर बैठी तो आगा ने उसकी दोनों कलाइयां मरोड़ते हुए मुजरिमों की तरह पुश्त की जानिब ले जाने की कोशिश की। वो दर्द से चीख उठी। उफ अल्लाह, छोड़े ना! तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे, मगर वो हनूज खुद को मजबूत और बशाद जाहिर कर रही थी। मैं तो बदकिरदार और अय्याश रईस हूँ। क्यों आई हो ऐसे शख्स के बेडरूम में? आगा की इज्जत नफ्स पर जबरदस्त तरीके से चोट पड़ी थी। उसे अपनी तजलील भुलाए नहीं भूल रही थी। जी चाह रहा था सारी दुनिया तौबाला कर दे। बोलो ना। अब उसने शैलाला के बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए थे। उफ हारून, आप तो जान निकालने के दर पे हो गए हैं। रुखसारों पर बहते आंसुओं के कतरे पोरों से साफ करती हुई वो जबरदस्ती हंस कर बोली। हारून आगा के भड़कते हुए सीने पर जैसे नरम नरम फुआर पड़ने लगी। जिंदगी में पहली बार शैलाला ने इस दर्जे अपनाइयत और यगानगत के साथ उसका नाम लेकर पुकारा था। हारून तो उसे उसके मिलने वाले भी नहीं कहते थे। आगा साहब ही जबान से दयाम हो गया था। आगा की उसके बालों पर गिरफ्त नरम पड़ने लगी। खुद ब खुद उसका शोला सामा मूड सर्द पड़ने लगा। ये किसने पुकारा है अदम इतनी चाह से? एहसास से बरतरी से खुदा हो गया हूं मैं। आगा को बेसाख्ता शेर याद आया था। मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर ले हारून। हमेशा वही आगे बढ़ा था। उसने पेशकदमी की थी। अब शैलाला की बारी थी। और फिर महबूब के दर पर झुकने में क्या हिजाब? वो उसका शौहर था। उसका मिजाजी खुदा था। उसका हार सिंगार, उसका चमचमाता सरापा, सब कुछ उसी का तो था। आगा को अचानक ही एहसास हुआ था इस कुर्बत का। वो खुद चलकर उस तक आई थी। पूरी सुपुर्दगी से खुद को पेश कर रही थी। इस लम्हे का तो उसने एक उम्र इंतजार किया था। खाना खा लेना, ठंडा हो रहा है। वो उसकी निगाह से उमड़ती जुनून खेजी से घबरा कर जल्दी से बोल पड़ी। तुम्हें ना खाऊं पहले? कितना सताया है लड़की तुमने। इससे पहले कि वो उसके गुस्ताख इरादों का पता देते शोख तेवरों से बौखलाकर परे से रखती, आगा ने एक झटके से घसीट कर करीब कर लिया और उस पर झुक कर उसकी नाक खींचते हुए शरीर से अंदाज में गोया हुआ। उसका मारे शर्म के बुरा हाल हो रहा था। सारे बदले लूंगा तुमसे गिन गिन कर। आगा के अंग अंग से सुरूर छलक रहा था। ये नॉवल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। बहुत जल्द हाजिर होते हैं किसी नए नॉवल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।